All right. So, good morning. Yes. Good morning. Very good morning. So, very positive. Good morning. Very positive and very good morning. So, आज आप लोगों को कोई कोड बोलना है तो आज आप लोग कोई कोड बोलेंगे और मैं उसका मीनिंग ब्रेक करके उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो कोई कोड बोलना चाहता है तो आज आप में से किसी को मौका दिया जा रहा है कि आप अपना फेवरेट कोड बोलिए और उसको हम उसको है ना एक एक करके मैं उसको एनालाइज करके दूंगा, एनालिसिस करके दूंगा आपको। यस, कोई बोलना चाहता है? किसी का फेवरेट कोड? कोई नहीं? कोई भी फेवरेट कोड नहीं आपके पास? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए आयुष। ओके, सो जितना आप क्लियर रहोगे, वेरी गुड कोड। सो मोर क्लियर यू आर, मीन्स हमारे किस चीज़ को लेके, एक बार रिपीट करेंगे। मोर क्लियर यू आर। ओके, अपना जो विजन है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ क्लियरली पता है तो फिर यानी आपको, हम कंफ्यूज रहते कि मुझे ये होना कि वो होना, ये ऐसा करना है कि वैसा करना है, लाइफ में क्या करना है, लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, इसके लिए आप पूरे क्लियर होने चाहिए, आपका विजन पूरा क्लियर होना चाहिए। तो फिर अगर विजन क्लियर रहेगा तो यस, आगे। हाँ, तो आपको एक स्पॉटलाइट बन जाएगा, जो स्पॉटलाइट आपको लीड करते रहेगा। क्योंकि देखिए, अब ऐसा समझ जाइए कि पूरा अंधेरा है, अब जहाँ जहाँ लाइट आपको लेके जा रहा है आप वहीं पे चल रहे हो, तो स्पॉटलाइट जो बनेगा वो एक तरह से आपके पाथ पे बहुत अच्छे से चलेगा और वो राइट पाथ पे आपको लेके जाएगा आपके लाइफ के। तो आपको क्लियर रहना अपने विजन में, कंफ्यूज नहीं रहना है, मैं ये करूँ वो करूँ, मैं एसएससी करूँ, यूपीएससी करूँ, स्टेट की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करूँ, क्या करूँ, कुछ भी कीजिए, बट एक चीज एम बनाइए और उसको ही पूरा करने की कोशिश कीजिए। विजन एकदम परफेक्ट बनाए कि मैं कितने दिन बाद क्या रहने वाला हूँ, मैं मेरे लाइफ में क्या चाहता हूँ, उसके बाद मुझे कहाँ जाना है। तो आपको वो लीड करते रहेगा स्पॉटलाइट और अपने आप वहाँ पहुँच जाओगे, बट आपको यही है कि क्लियर रहना है। सो बहुत अच्छा एक कोट है जो आज आयुष ने बोला है। सो बहुत अच्छा कोट से शुरुआत करेंगे, फिर से एक पॉजिटिव कोट से। आपकी पॉजिटिविटी, आपकी मॉर्निंग बहुत पॉजिटिव रही है और कल भी किसी को चांस दिया जाएगा एक कोट बोलने का। तो कल जो सबसे पहले अपना नाम बोलेगा, जैसे कि मैंने अभी आज पूछा कि कोई कोड बोलना चाहता है, तो कल भी ये पूछा जाएगा, सबसे पहले जो बोलेगा उसको उनका कोड भी हम यहाँ पे डिकोड करेंगे, जैसे आज आयुष ने बताया हुआ कोड डिकोड किया। ओके, सो इस तरह से हमारे कुछ कोड्स है जो हमें लाइफ में इंस्पायर करते रहते, लाइफ में हमें मोटिवेट करते रहते। चलिए इसी पॉजिटिव कोड के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जो कि हमने कल शुरुआत की थी म्यूजिक की। आई होप आपने अपने टास्क पूरे किए हैं। आपके टास्क जो आपको दिए थे वो मैंने कुछ लिसनिंग वाले टास्क आपको दिए थे और आपने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी होगी, तान आलाप ये सब शायद आपको अच्छे से सुनाई भी दिया होगा। तो आप लोगों ने किया है कि नहीं ये टास्क लिसनिंग वाला? किया है? बस बस सौजन्या जी ने ही किया है, बाकी किसी ने नहीं किया? यस, आयुष ने किया, सौजन्या जी ने किया, बस दो लोगों ने किया है क्या? ओके, सो ये आपको करना है और इन जिन्होंने किया उनको पता होगा कि वो एक, जब पहले पता नहीं होता है तब सुनने में और जब पता होता है तब सुनने में काफ़ी डिफरेंस आया होगा, है ना सौजन्या जी, आयुष? लोगों को डिफरेंस लगा होगा ना? हाँ, इंटरेस्ट आने लगता है, क्योंकि देखिए जो चीज़ पता ही नहीं होती है फिर हम सिर्फ सुनते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा तो हमारा फेवरेट सॉन्ग ही हम सुनते हैं, बट अभी आप कोई भी सॉन्ग सुनोगे तो आप उसमें ये चीज़ें आपको अच्छे से पता चलेगी, इंटरेस्ट आएगा, कहीं पे अलंकार है, कहीं पे आलाप है, कहीं पे तान दिया जा रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता चलती है। ये बहुत ही अच्छी एक चीज़ होती है। सो नॉलेज होना ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, बट लेक्चर की शुरुआत करने के पहले आपको ये बता दूं कि आज का जो लेक्चर होगा वो फैक्ट से भरा हुआ होगा और फैक्ट्स को कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको वो फैक्ट्स कैसे याद रखना है बताए थे, जो कि हमारे फोक म्यूज़िक से, फोक डांस से रिलेटेड थे, उसको आपको लोकेट कर करके याद रखना है, एक लिस्ट बनानी है, वही एक तरीका होता है। वैसे ही ये भी है, इसको भी हमें किस तरह से पढ़ना है ये देखेंगे।
क्योंकि अभी फैक्ट्स है, अभी आपको टाइप्स ऑफ म्यूजिक पढ़ने जिसमें सिर्फ फैक्ट्स भरे हुए, आपने पूरे कंसेप्ट म्यूजिक के क्लियर कर लिया, वो कंसेप्ट को आपको आज अप्लाई करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको आज ऐसा लगेगा कि आप कितनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, बट आपके ये चीज़ें जो पढ़ रहे हो ये बहुत काम की एग्जाम के लिए, और इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तरीका हम आखिरी में पढ़ेंगे जो कि याद रखने का तरीका है। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करूँगा, जब आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखेगी तो मुझे बताइएगा कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। जस्ट अ मिनट। चलिए, दिख भी रही है और आवाज़ भी क्लियर आ रही है। कभी भी आवाज़ क्लियर ना आए या स्क्रीन ना दिखे तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा अगर लेक्चर के बीच में ऐसा कुछ होता है तो। अदरवाइज़ हम शुरू करते हैं। तो हम आज का जो लेक्चर शुरू करने वाले हैं वो है इंडियन म्यूज़िक के फैक्ट्स। कल हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे। सो नाउ इट्स टाइम टू रीड या फिर स्टडी सम फैक्ट्स अबाउट इंडियन म्यूज़िक, जो कि वो भी इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि वो इंटरेस्टिंग नहीं है, वो भी पार्ट इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तो है ही, म्यूज़िक हो या डांस हो या जो भी पेंटिंग्स हो, सभी इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि आखिरकार वो म्यूज़िक है जो कि हमारे लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है। हम म्यूज़िक हमेशा, सभी लोग म्यूज़िक को सुनते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होंगे या ऐसे नहीं के बराबर लोग होंगे जो म्यूज़िक को नहीं सुनते हैं। सो म्यूज़िक को सुनने वाले हम सब लोग, और हम सब लोग अभी पढ़ेंगे आज का टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले हैं म्यूज़िक। सबसे पहले म्यूज़िक में जाने के पहले हमने क्या क्या पढ़ा था देखा। 7 होल फ्लूट मिला है IVC में। रावण हाथ मिलके करके एक ओल्डेस्ट नोन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा जाता है हेला सिविलाइजेशन में, श्रीलंका में। एनाटॉमी ऑफ म्यूजिक की बात करो, 3 पिलर्स होते हैं, राग, ताल, स्वर। राग क्या होता है आपको पता है, ताल क्या होता है पता है, स्वर भी आपको क्या है पता है। अगर सिंपल इसमें बोले तो राग यानी मेलोडी, ताल यानी रिदम, और स्वर यानी नोट्स। ये 3 चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। जो लैंग्वेज में हम बात करते हैं उसमें इसका मीनिंग ऐसा आता है। उसके बाद हमने स्वर के बारे में पढ़ा। स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। उसके अलावा हमने इन सब के नेम ऑफ पिच देखा और उनके एब्रीवेशंस है, सा रे गा मा पा धा नी। ये राग हमने पढ़ा, राग ये वर्ड रंज से आया है, ये भी हमने पढ़ा। ओढ़व राग, शाढ़व राग, संपूर्ण राग, ऐसे 3 तरह के राग होते हैं। शुद्ध राग, छाया राग, संकीर्ण राग, ये भी 3 मेजर टाइप्स ऑफ राग हैं। एसेंट नोट जिसको आरोह कहते हैं वो पढ़ा, डिसेंट नोट जिसको अवरोह कहते हैं वो पढ़ा, विलंबित जिसे स्लो कहते हैं, मध्य जिसे मीडियम कहते हैं, और ध्रुत जिसे फास्ट कहते हैं। ये भी हमने 3 तरह की स्पीड्स देखी। उसके बाद हमने 72 मेलाज या फिर 72 पैरेंट स्केल्स पढ़ी, 6 मेन रागास पढ़े, उनके स्पेसिफिक टाइम, सीजन और इमोशंस होते हैं, वो सब हमने यहाँ पे पढ़ा। भैरव, हिंडोल, मेघ, दीपक, श्रीमाल, कौन ऐसे। ताल हमने पढ़ा, हमें ये पता चलता है कि 108 बीट है टोटल, उसमें भी टेम्पो ऑफ ताल को लय कहते हैं। ताल जो है रूपक, एक ताल, जप ताल, 3 ताल, आधा चौताल। तो 3 ताल आपने सुना कि नहीं? 3 ताल सुना? हाँ, तबला पे सुना 3 ताल। तो 3 ताल आपको बहुत एक तरह से कॉमन बीट लगी होगी, राइट? कॉमन लगी ना? हाँ, क्योंकि ज़्यादातर इसमें 3 ताल यूज़ होता है, तो मोस्ट यूज 3 ताल है, जिसमें 16 बीट होती है। तो ये ताल है 3 ताल। तो रस, उसके बाद हमने देखा कि टोटल 9 रस होते हैं, श्रृंगारी का, हास्य, करुणा, रौद्र, भयानक, वीर, अद्भुत, विवात्सा, शांत। भरत जो है वो कहते हैं म, प, श और र, रे, इनके अलग अलग कुछ फीलिंग्स और इंस्टिंक्ट्स इनसे जुड़े हुए हैं। थाट हमने पढ़ा, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ राग। समय हमने पढ़ा, पहला पूर्व भाग, दूसरा उत्तर भाग। अदर कंपोनेंट्स में हमने आलाप पढ़ा जो कि स्लो टेम्पो होता है। स्थाई जो कि स्टार्टिंग की 2 लाइन्स। अंतरा जिसे हम स्टैंजा कहते हैं। फास्ट टेम्पो यानी तान, शॉर्ट टेम्पो यानी शॉर्ट तान, यानी हम कहेंगे मुड़की। और ड्यूरिंग कंपोजिशन ऑर्नामेंटेशन इज रिक्वायर्ड इन फॉर्म ऑफ अलंकार फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ नोट, सारे ग म प, सारे ग म, है ना, इस तरह सारे ग रे ग म प ध नि, ये वाला, दैट इज हम कहेंगे अलंकार। अलंकार के बाद आज हम पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक। तो इंडियन म्यूजिक हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ये वाला जाने दीजिए, मॉडर्न हमारे यहाँ पे बना नहीं है, सो इसलिए इंडियन आर्ट एंड कल्चर में इसको पढ़ा नहीं जाता है। हमारे यहाँ बने हुए क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक, फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक। दिस इज आवर टॉपिक ऑफ, हम कहेंगे मेनली ऑफ फ्रॉम आवर सिलेबस, दैट इज UPSC सिलेबस। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न म्यूजिक की बात करें तो उसमें रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, ब्लू म्यूजिक, ट्रांस म्यूजिक, जैज म्यूजिक, साइकेडेलिक म्यूजिक, ऐसे म्यूजिक्स आते हैं। बट दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक। पहले उन्होंने इसको म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक के इसमें डाला था, बट बाद में बुक में उन्होंने रखा हुआ है, बट इसको बुक्स में डिस्कस नहीं किया गया है क्योंकि आपके UPSC का ये पार्ट नहीं है। सो चलिए हम शुरू करते हैं क्लासिकल म्यूजिक से। क्लासिकल म्यूजिक हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कार्नेटिक म्यूजिक। एज मीन्स ये भी डिवीजन जो है ये कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट्स में देखा जाता है। जैसे हम कहेंगे हिंदुस्तानी म्यूजिक इज रिलेटेड टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड सदर्न पार्ट से रिलेटेड है, दैट इज कार्नेटिक म्यूजिक। सो 2 टाइप्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक्स आर देयर। क्लासिकल म्यूजिक को हमें पढ़ना है, तो चलिए हम एक एक करके
शुरुआत करते हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक से। अगर मैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक की बात करूँ तो इसमें कुछ स्टाइल होती है। सो स्टाइल्स में यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, जस्ट अ मिनट। सो स्टाइल की हम बात करते हैं क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूज़िक दैट इज़ फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट, और अगर यहाँ पे देखा गया तो अलग अलग इसमें डिवाइड किया गया है क्लासिकल म्यूज़िक को, हिंदुस्तानी म्यूज़िक को। हिंदुस्तानी म्यूज़िक हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, हम कहेंगे कि एक होता है क्लासिकल और एक होता है सेमी क्लासिकल। यानी सेमी क्लासिकल वाला भी क्लासिकल की तरह ही है, बट पूरी तरह से क्लासिकल नहीं लगता है। सो इसमें भी अगर हम देखें तो क्लासिकल में आ सकते हैं ध्रुपद, ये भी चीज़ याद रखनी है, ठीक है, ये जो मैं टेबल बना रहा हूँ। ध्रुपद के बाद अगला हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो होगा ख्याल, और तीसरा जो इसमें आता है वो हम यहाँ जो पढ़ते हैं वो होता है तराना। सेमी क्लासिकल म्यूजिक हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू ठुमरी, second one is टप्पा, एंड थर्ड वन इज गज़ल। इतने म्यूजिक्स हमें अभी हिंदुस्तानी म्यूजिक में। कार्नेटिक म्यूजिक में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि कार्नेटिक म्यूजिक के रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट है, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा ही। फिलहाल इतना याद रखिए कि कार्नेटिक हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है उसके कुछ क्लासिफिकेशन हमें देखने मिलते हैं, क्लासिकल और सेमी क्लासिकल वाले क्लासिफिकेशन। ओके, सो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। सो स्टार्ट करने के पहले आपको ये बता दूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें आपने पिछला जो पढ़ा है उसको अच्छे से याद रखना है। एक बार देखिए, मैं एक एक करके स्लाइड को एक एक 10-10 सेकंड के 5-5 सेकंड के लिए आपके सामने रखता हूँ, जल्दी 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 रिवाइज कर लीजिएगा। यस, ठीक है, वो बता देता हूँ। ठीक है, एक बार आप रिवाइज करते रहिए, और जो जो आपको डाउट आते हैं वो एक बार माइंड में रख लीजिए, फिर अपन एक साथ वो डाउट पूरे क्लियर कर लेते हैं, यानी जो भी रिवीजन के वक्त। चलिए, तो यहाँ पे इसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो ये राग राग के 3 टाइप्स, यानी आप नीचे वाले 3 बोल रहे हैं कि ये वाले 3 में जातीज नहीं कि टाइप्स, टाइप्स ना। हाँ, हाँ, तो शुद्ध राग, यानी देखिए आपको पता है कि राग जो होते हैं उसमें कुछ नोट्स मिसिंग होते हैं, जैसे कि 5 पेंटाटोनिक जो है उसमें 5 ही नोट्स होंगे, 5 के अलावा जो नोट्स है उसको अगर आपने प्ले किया तो आपका जो नेचर और फॉर्म है आपके कंपोजिशन का वो नहीं बदलता है, दैट इज शुद्ध राग। अगर ये छायालाग है, और छायालाग राग में अगर आपने कोई भी ऐसा नोट ऐड किया जो कि उसका पार्ट नहीं है तो उसका पूरा फॉर्म ही बदल जाएगा, यानी नेचर और फॉर्म बदल जाएगा, उसे छायालाग कहते हैं। तीसरा अगर देखा संकीर्ण राग, संकीर्ण राग में 2 और मोर रागाज को मिक्स करके बनाया जाता है, जैसे मैंने अगर हिंडोल को भी यूज़ किया कंपोजिशन में, या फिर हिंडोल के साथ साथ दीपक को भी यूज़ किया है, तो ये दोनों के भी नोट्स में यूज़ कर रहा हूँ तो वे संकीर्ण राग हो जाएंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ये, ठीक है आयुष, हाँ, ओके, सो ये हो गया। उसके बाद आपने ये पढ़ा, ताल देख लीजिएगा। रस तो ठीक है, वो तो पहले ही पढ़ा है। थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ राग, इतना याद रखें। समय ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। स्लो टेम्पो आलाप, स्थाई अंतरा, फास्ट टेम्पो तान, शॉर्ट तान ऑफ 3 और 1 मुड़की, और अलंकार।
ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे हम अभी ये चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूज़िक हम पढ़ रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ें अगर आपको लिखनी है, मैं जो बोलता हूँ तो आप लिख भी सकते हैं, और आपको यहाँ वैसे स्लाइड में तो लिखी हुई रहेगी ही। उसके अलावा जो जो चीज़ें मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कुछ चीज़ें मैं बोलता हूँ तो वो लिखते हुए रहिएगा, कुछ नोट्स आप बना भी सकते हैं मेरे बोलने के इस पे। तो सबसे पहले हिंदुस्तानी, इसमें हमने इसको क्लासीफाई किया है क्लासिकल और सेमी क्लासिकल में। अगर हम हिंदुस्तानी म्यूज़िक की बात करें तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक फोकसेस मोर ऑन म्यूजिकल स्ट्रक्चर। फिर हिंदुस्तानी म्यूज़िक सिर्फ ज़्यादातर हम कहेंगे कि म्यूजिकल स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, और वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इम्प्रोवाइजेशन है, वहाँ पे अलाउ है कि आप इम्प्रूव कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, जो भी है चीज़ें उसमें यहाँ पे ये अलाउ है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रोवाइजेशन इज ऑलवेज देयर इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। शुद्ध स्वर सप्तक होता है इसमें, ऑक्टेव ऑफ नेचुरल नोट। तो शुद्ध स्वर सप्तक की हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि हिंदुस्तानी ब्रांच जो है एडॉप्टेड अ स्केल ऑफ शुद्ध स्वर सप्तक, जिसे ऑक्टेव ऑफ नेचुरल नोट्स भी कहा जाता है। ये सब नेचुरल नोट्स हो गए, सा रे ग म प ध नी सा, ये सब हो गए आपके नेचुरल नोट्स, ये पूरे इसमें आएंगे, है ना। तो नी तक इसको सप्तक कहेंगे, और आठवां लगा दिए तो ऑक्टेव भी कहेंगे। सो इस तरह से हिंदुस्तानी म्यूजिक में ये सब चीज़ें होती है। 10 मेन स्टाइल्स होती है सिंगिंग की, इसमें ये धमर हो रही यहाँ पे नहीं पढ़ा जाता है, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा हटा देता हूँ। ये बहुत पुराने बुक्स में दिया था, बट ये अभी निकाल दिया गया, और यहाँ पे ये इसको डिस्कस नहीं किया जाता इसमें। सो ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो अब 10 नहीं, थोड़े से कम। ध्रुपद, ख्याल, यहाँ पे देखा गया तो ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, चतुरांग, रंग, राग, सागर, तराना, सरगम और ठुमरी। ठीक है, ये धमर हो रही उन्होंने यहाँ पे डाल दिया है, बट उसको वो डिस्कस नहीं किया जाते हैं। सो ठीक है, कोई बात नहीं उसमें। सो यहाँ पे अगर देखा गया तो ध्रुपद, धमर हो रही, ख्याल, टप्पा, चतुरांग, राग, सागर, तराना, सरगम, ठुमरी, ये इतने हैं। अब इसमें से हमें क्या क्या यहाँ पे स्टडी करने पड़ते हैं, देखिए हमारे सिलेबस के पार्ट में अगर हम देखेंगे सो इनमें से कुछ ही हमें स्टडी करना है। अब इतने सारे, ये हमको कोई म्यूज़िक तो क्लासिकल नहीं पढ़ना है, तो जितनी चीज़ें हमारे एग्जाम रिलेटेड है उतनी हमें पढ़नी पड़ती है। सो एग्जाम रिलेटेड पहली चीज़ आएगी ध्रुपद। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मैंने क्लासिकल को 2 इसमें, हिंदुस्तानी को 2 इसमें बांटा है, क्लासिकल और सेमी क्लासिकल। क्लासिकल में आपको पता है मैंने 3 यहाँ पे बताए थे, ध्रुपद बताया था, दूसरा जो मैंने आपको बताया था वो ख्याल था, और तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे तराना था। सो ये 3 यहाँ पे, और 3 हम पढ़ते हैं वो है हमारे सेमी क्लासिकल में ठुमरी, टप्पा, गज़ल। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे कुछ स्टडी करनी है। ध्रुपद की अगर बात करें तो चलिए ध्रुपद देख लेते हैं। ध्रुपद ओल्डेस्ट और ग्रैंडेस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है। सबसे पुराना जहाँ से हिंदुस्तानी म्यूजिक शुरू हुआ वो ध्रुपद है, ये याद रख सकते हैं। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक होता है ध्रुपद। इवन ध्रुपद के बारे में नाट्य शास्त्र में भी लिखा है, नाट्य शास्त्र में लिखा है, यानी सोचिए कितना पुराना होगा ध्रुपद म्यूजिक। नाट्य शास्त्र में इसका मेंशन है। ऐसा कहा जाता है कि ध्रुपद जो है उसके जो रूट्स है ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं, और इसका जो नाम आया है ध्रुव और पद, ऐसे 2 चीज़ों से ये बना है, ध्रुव और पद। अगर ध्रुव और पद की बात करें सो इसका मीनिंग होता है कि वर्स, फॉर्म ऑफ पोएट्री एंड स्टाइल इन विच इट इज़ संग, है ना। तो ध्रुपद का एक यहाँ से अगर देखा गया तो इन 2 वर्ड्स का अगर म्यूज़िक देखा तो एक पोएट्री होती है, और पोएट्री को किसी सॉन्ग के इसमें गाया जाता है, उसको ध्रुपद कहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लिखा हुआ है पोएट्री और उसको गाया जा रहा है तो वो कहेंगे ध्रुपद। ध्रुपद की अगर बात करें तो ध्रुपद ये क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है, बट ये बहुत दिन तक हमें पता नहीं था। सबसे ज़्यादा ये पता चलने लगा लोगों को, बहुत पॉपुलर हुआ अकबर के समय पे। अकबर एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे मुगल थे जो कि पहले मुगल बने जिनके पास कुछ टाइम था, जो कि आर्किटेक्चर बनाने में अपना टाइम दे सकते थे, जो कि हम कहेंगे कि म्यूज़िक पे अपना दे सकते थे, डांस फॉर्म में दे सकते थे। इसलिए अकबर ये ऐसे मुगल रहे जहाँ से ये शुरुआत हुई। तो ध्रुपद जो है अकबर के वक्त बहुत ऊपर आया, बहुत ज़्यादा ऊपर आया। अकबर ने कुछ मास्टर्स को एम्प्लॉयड किया था, जैसे कि बाबा गोपाल दास की बात करें, या फिर हम स्वामी हरिदास की बात करें, या हम तानसेन की बात करें। तानसेन जो है ये 9 रत्न में से एक है। आपको पता है अकबर के 9 रत्न होते थे, 9 ज्वेल्स, उसमें से एक रत्न तानसेन भी थे। तानसेन के अलावा अगर हम कहेंगे तो बैजू बावरा भी थे, ये स्टूडेंट थे स्वामी हरिदास के। तानसेन और बैजू बावरा स्टूडेंट्स ऑफ स्वामी हरिदास।
ये यहाँ पे हमें पता चलता है। और ये ध्रुपद म्यूज़िक को सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे, ध्रुपद म्यूज़िक को पूरी तरह से ये बनाते थे। अब ध्रुपद म्यूज़िक क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पोएटिक फॉर्म है। देखिए ध्रुपद म्यूज़िक याद रखना बहुत ज़्यादा ईजी है। इट इज़ अ पोएटिक फॉर्म, यानी आपको पोएटिक फॉर्म लिख दिया है कुछ और उसको उसमें आपने ऐड कर दिया है कोई राग और उसको कर दिया कंपोज। मैंने आपको कोई पोएम दे दी, उसमें आपने डाल दिया राग, उसको कर दिया आपने कंपोज, वो बन गया ध्रुपद म्यूजिक का पार्ट। कंपोजिशन जो होता है यूजुअली 4 से 5 स्टैंजास का होता है, 4 to 5 स्टैंजा इसमें होते हैं। और आपको सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि इसमें जनरली 2 मेल वोकलिस्ट इसको परफॉर्म करते हैं, जो हम कहते हैं ध्रुपद। ध्रुपद को मेनली 2 मेल वोकलिस्ट होते हैं, बट आजकल ऐसा कुछ नहीं, आजकल कितने भी लोग रह सकते हैं। और इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो है तानपुरा और पखवाज। तानपुरा और पखवाज को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो तानपुरा जो होगा वो हम कह सकते हैं कि तानपुरा जैसे कि एक वीणा जैसा ही दिखता है। आपको पता है कि ऐसे हाथ में पकड़ के बैठते हैं तानपुरा को और फिर इसे बजाते हैं, ऐसा ऐसा ऐसे स्ट्रिंग्स होती है, स्ट्रिंग्स ऐसा हाथ में पकड़ के बजाते हैं। मीराबाई और इन सबको आपने इन सब के पिक्चर्स में देखा होगा आपने तानपुरा। सो वो होता है तानपुरा। पखवाज की बात करें तो ढोल की तरह ही होगा और ये बजाया जाएगा, ये बजाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो यूज़ होगा वो सितार की तरह ही दिखने वाला, जिसे हम कहते हैं तानपुरा। सो तानपुरा एंड पखवाज इज प्लेड, और यहाँ से शुरू होता है ये म्यूज़िक। और इसकी अगर बात करें तो इसमें एक चीज़ बता दें, ध्रुपद जो है इसकी शुरुआत, ये यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको भी याद रहे। ध्रुपद की जो शुरुआत होगी वो हमेशा याद रखिएगा आलाप से होती है। ध्रुपद ये स्टार्ट्स विथ आलाप। आज आपको आलाप क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आपको अच्छे से अभी सब चीज़ें पता है। सो ध्रुपद स्टार्ट्स विथ आलाप, ऑलवेज स्टार्ट्स विथ आलाप। आलाप से ही शुरू होगा और फिर धीरे धीरे जो टेम्पो है ये बढ़ते रहेगा। आलाप जो लेते हैं लोग, उससे लोगों का मूड बन जाता है, म्यूज़िक सुनने का मूड बन गया तो लोग और ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं। सो आलाप प्योर म्यूज़िक कहेंगे, विदाउट डिस्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड, सिर्फ दैट इज़ आलाप, इसमें कोई वर्ड्स नहीं डाले जाएंगे। तो ये शुरुआत होती है ध्रुपद की। ध्रुपद इस तरह से शुरू होता है। अब यहाँ पे 3 लोगों के नाम लिखे हैं। आपका आज का टास्क बन जाता है कि आपको 3 लोगों के बारे में लिखना है मेनली, है ना। मैं 3 लोगों की बात करूँगा, एक तो गुरु और दूसरे 2 शिष्य। एक होंगे स्वामी हरिदास फर्स्ट, इनके बारे में 4-5 लाइन्स, तानसेन के बारे में कुछ लाइन्स, और तीसरा बैजू बावरा के बारे में कुछ लाइन्स। ये चीज़ें मैं आपके नोट्स में इंक्लूड करा दूंगा, बट आपको अपने टास्क पूरे करने हैं। तानसेन के ऊपर अब तक क्वेश्चन भी आया है। मैं तानसेन के बारे में बता दूं कि तानसेन को मियाँ तानसेन कहा जाता है, याद रखिएगा, तानसेन को मियाँ तानसेन भी कहा जाता है। मियाँ तानसेन जो थे वो नवरत्न में से एक थे। देखिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको कैसे लिखना है। जैसे मैं तानसेन के बारे में आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट लाइन मैंने लिख दी कि मियाँ तानसेन ये 16th सेंचुरी के म्यूजिशियन थे और ये नवरत्न में से एक थे अकबर के। दूसरा पॉइंट हम लिखने वाले हैं कि अकबर गेव हिम द टाइटल ऑफ मियाँ, दैट इज लर्न मैन। मियाँ ये टाइटल उन्हें अकबर ने दिया था। इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, यूपीएससी में आया है। मियाँ टाइटल वाज गिवन बाय अकबर, इट मीन्स लर्न मैन थे। थर्ड हम पॉइंट यह याद रख सकते हैं कि ही इज अ मास्टर ऑफ ध्रुपद म्यूजिक। और तानसेन क्रिएटेड न्यू राग, तानसेन ने कुछ न्यू रागाज भी क्रिएट किए थे, ये याद रखिएगा। तानसेन जो थे ये नवरत्न थे। तानसेन को मियाँ का जो टाइटल था अकबर ने दिया था। तानसेन जो थे मेनली रिलेट टू हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस, इनके ऊपर वो ज़्यादातर गाने बनाते थे, ठीक है, हिंदू गॉड और गॉडेसेस पे। और अकबर आपको पता है अकबर काफ़ी सेक्युलर से थे, उनको हिंदू गॉड गॉडेस ये जो थे इनके भी सॉन्ग्स चलते ही थे। अब ये सब चीज़ें होने के साथ साथ आपको ये, जैसे कि मैंने ये कुछ 4-5 लाइन्स बता दी, 5वीं लाइन लिखना है तो मैं लिख दूंगा कि हिज टूम इज़ एट ग्वालियर। ग्वालियर में उनका टूम बना है। अगर आपको उनका टूम देखना है तो आप ग्वालियर में जाके मियाँ तानसेन का ये टूम देख सकते हैं। अबू फजल कहते हैं, अबू फजल इंडिया में आए थे, वो कहते हैं सिंगर लाइक हिम हैड नॉट बीन इन इंडिया फॉर द लास्ट 1000 ईयर्स। पिछले 1000 साल से ऐसा कोई सिंगर देखा ही नहीं गया था। तो ये हम देख सकते हैं इस तरह से। तो ऐसा आपको 4-5 लाइन्स लिखना है, ठीक है। और क्या, तो यहाँ तानसेन का मैंने बताया, स्वामी हरिदास के बारे में और बैजू बावरा के बारे में आपको लिखना है। मियाँ तानसेन पे क्वेश्चन पूछा तो स्वामी हरिदास पे भी आ सकता है और बैजू बावरा पे भी आ सकता है। बाबा गोपाल दास पे क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, नहीं के बराबर है, बट हरिदास, तानसेन और बैजू बावरा इन पे आ सकता है।
ये हो गया ध्रुपद के बारे में। अब ध्रुपद के बारे में हो गया, तो ये ध्रुपद पढ़ के ख़त्म हो गया ऐसा बिल्कुल नहीं। आप ये मत समझिए कि ध्रुपद पढ़ के ख़त्म हो गया, क्योंकि ये हिंदुस्तानी म्यूज़िक है। हिंदुस्तानी म्यूज़िक में एक यहाँ पे मैंने कहा था, देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। अगर इम्प्रोवाइजेशन की पॉसिबिलिटी है तो लोग इसमें कोई मॉडिफिकेशन तो करते ही रहेंगे। अब इसी में आए ये लोग, तो ध्रुपद में ही कुछ लोगों ने चेंजेस लाए। चेंजेस ला ला के ध्रुपद म्यूजिक को उन्होंने बजाया अपने अपने रीजन में, इसीलिए ये बन गए घरानों में बढ़ गया। अब ये घराना क्या होता है, तो अगर घराना सिस्टम की पहले बात कर दे तो घराना सिस्टम इज अ पर्टिकुलर म्यूजिक स्टाइल, द प्लेस वेयर म्यूजिक आइडियोलॉजी ओरिजिनेट, उसको वहाँ का घराना कहते हैं। अगर जैसे वो बन रहा है दरभंगा में, तो दरभंगा घराना। तो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स थिंकिंग, टीचिंग, परफॉर्मेंस, एप्रिसिएशन ऑफ म्यूजिक। अलग अलग टाइप में सब लोग बजाते हैं। दरभंगा वाले कुछ और पसंद करते होंगे वहाँ के ऑडियंस, तो वहाँ के दरभंगा के जो आर्टिस्ट है वो उस तरह से म्यूज़िक को ये करते हैं, म्यूजिशियंस। तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती है। तो ऐसे कुछ घराना सिस्टम बन गए। जैसे हमने स्कूल्स देखी थी, तो म्यूज़िक में घराना कहा जाता है। अगर हम आते हैं पहला घराना ध्रुपद सिंगिंग का, सबसे पहले बताओ ध्रुपद सिंगिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स ऑफ घराना। पहला अगर घराना की बात करो और किस चीज़ पे, सो ऑन वानीज दे दैट दे परफॉर्म, है ना, उनके स्टाइल जो है उसके ऊपर। सबसे पहला जो घराना होता है उसे डागर घराना, डागरी घराना कहते हैं। डागरी घराना की बात करें तो डागर फैमिली जो थी वो डागर वानी गाती थी। अब डागर फैमिली थी जो कि वहाँ के आर्टिस्ट वहाँ से आए थे, डागर फैमिली से, और वो जो भी म्यूज़िक गाते थे, जो भी सिंगिंग करते थे, उसको डागर वानी कहा जाता था। ये लोगों का एक स्पेशलिटी ये है कि ये आलाप बहुत ज़्यादा लेते हैं। ये आलाप का बहुत इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, अगर आपने यही नहीं पढ़ा होता कि आलाप क्या होता है, तो यह आपको पता ही नहीं चला रहता। इसलिए बेसिक पढ़ के ये चीज़ें जल्दी खत्म हो सकती है। तो देखिए कितना फ़ायदा मिलता है। तो ग्रेट एम्फेसिस ऑन आलाप, आलाप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और अगर देखा गया तो ये यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो डागर्स है वो जनरली मुस्लिम्स होते हैं, बट यूजुअली दे सिंग हिंदू टेक्स्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। तो हिंदू गॉड एंड हिंदू टेक्स्ट वो गाते हैं गॉड गॉडेसेस के। और अगर देखा गया तो बहुत फेमस अगर सिंगर की बात करें यहाँ के डागरी घराना के, तो वो गुंडेचा ब्रदर्स है, जो कि जयपुर के। मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने गुंडेचा ब्रदर्स के गाने सुने होंगे। जिन्होंने नहीं सुने होंगे उनको कभी अगर इच्छा हुई तो वो सुन सकते हैं। डागरी घराना के ध्रुपद स्टाइल वाले सबसे जाने माने वो है गुंडेचा ब्रदर्स। गुंडेचा ब्रदर्स में 2 लोग हैं, उमाकांत और रमाकांत। रमाकांत जी जो है उनकी डेथ हो चुकी है, उमाकांत आई थिंक अभी भी है। सो ये गुंडेचा ब्रदर्स है जो कि डागरी घराना को बिलोंग करते हैं। सो दिस इज अबाउट डागरी घराना, फर्स्ट घराना। सेकेंड घराना की बात करें तो दरभंगा घराना। नाम से पता चल रहा होगा दरभंगा घराना कहाँ पे आता होगा, तो बिहार में आता है। दिस सिंगर्स परफॉर्म कांधार वानी। सो ये लोग जो गाते हैं वो कांधार वानी गाते हैं और यहाँ पे गौहर वानी गाते हैं। तो ये घराना जो है ये बिहार में है, और यहाँ पे इनका क्या है कि ये एक बैलेंस बनाते हैं। तो इक्वल एम्फेसिस ऑन राग आलाप, राग और आलाप पे ये इक्वल एम्फेसिस देते हैं। जैसे हम पहले वाले घराने पे अगर जाएंगे तो आलाप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये लोग राग पे भी देते हैं और आलाप पे भी इक्वल ध्यान देते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपको ये थोड़ा सा ये लग रहा है तो मैं इसमें अलग कर देता हूँ, ये थोड़ा सा एक हो गया है। सो राग एंड आलाप ऐसा लिख देते हैं, यानी आपको कन्फ्यूजन। इक्वल एम्फेसिस ऑन राग एंड आलाप, ये इनकी बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। जैसे कि एक आलाप का ही ज़्यादा यूज़ करते थे, तो ये आलाप का भी यूज़ करते हैं और राग का भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मलिक फैमिली जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस कही जाती है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि मलिक फैमिली के जो भी सिंगर थे, जैसे राम चतुर मलिक, प्रेम कुमार मलिक, सियाराम मलिक, ये सब मलिक फैमिली वाले हैं जो कि दरभंगा घराने के जाने माने कुछ सिंगर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट घराना घराना जो आता है वो बिटिया घराना होता है। तो बिटिया घराना जो है ये भी बिहार का एक घराना है। जैसे मैंने ये कहा बिहार का है, वैसे ही मैं आपको ये कह दूँ कि ये जो है बिटिया घराना ये भी बिहार का है। अब ये एक चीज़ है कि पहले इसको देख लेते हैं, फिर आपको और भी एक चीज़ बताता हूँ। हम ये देख सकते हैं कि इसमें भी कुछ इनकी भी कुछ यहाँ पे चेंजेस आते होंगे। जैसे कि हम यहाँ पे अगर देखें, ये भी नौहा, ये भी कुछ वानी गाते हैं, जैसे कि गौहर और कांधार वानी यहाँ भी गाई जाती है और वहाँ भी गाई जाती है। सो दोनों जगह पे गाई जाता है ये जो है वो गौहर और कांधार वानी। जस्ट
अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पहले वाले जो है वो कहाँ के हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दरभंगा बिहार के, बिटिया घराना बिहार के, जो डागर वाले घराना है वो ज़्यादातर जयपुर उदयपुर वाले रीजन के आसपास के, मेवाड़ वाले रीजन, राजस्थान के आसपास के हैं वो लोग। उसके ये जो बिहार वाले हैं, ये बिटिया घराना, ये गौहर और खानदार वानी ये भी गाते हैं। बस यहाँ पे अगर देखा गया सो अब यहाँ जैसे देखिए कांदार और गौहर वानी उस एरियाज के वानी है कुछ, तो घराना में अगर देखा दरभंगा घराना तो यहाँ भी वैसा ही गाते हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत चेंजेस है, दरभंगा घराना और बेटिया घराना आखिर बिहार के ही है। तो यहाँ पे बंदिश जो है, बंदिश, अब यहाँ पे एक नया वर्ड आता है बंदिश। सो बंदिश को जानने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। जस्ट अब किसी को कुछ पूछना है। बिटिया डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड चंपारण डिस्ट्रिक्ट। यस यस यस, दैट्स ग्रेट। तो प्रसन्न कुमार जी जो कि बिहार से ही बिलोंग करते हैं, आई थिंक दरभंगा के पास में ही रहते हैं, दरभंगा में ही रहते हैं। सो उन्होंने ये बताया कि बिटिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट को चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण है ना, तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट उसे कहा जाता है। तो यस, सो जो जिस एरिया का है उससे उसकी उस चीज़ की ज़्यादा अच्छे से, एक तरह से हम कहेंगे कि एरिया की, सो नई चीज़ें या फिर जो भी हो रहा है ये पता चल जाता है। सो बिटिया घराना जो है गौहर और खानदार वाने, और जो बिटिया घराना है तो चंपारण जैसे कि हम देखते हैं कि गांधी जी से भी जुड़ी हुई एक जगह है। और यहाँ पे अगर देखा गया तो मिश्रा फैमिली इस घराने की बहुत जाने माने कुछ एक फैमिली जो इसे गाती है। तो इसमें भी अगर देखा गया तो इंद्र किशोर मिश्रा, इंद्र कुमार मिश्रा या इंद्र किशोर मिश्रा लिखा जाता है, ये इसके बहुत बड़े जाने माने सिंगर हैं। अब अगर देखा गया तो हवेली स्टाइल, फॉर्म ऑफ ध्रुपद इन दरभंगा एंड बेटिया, तो ये थोड़ा सा देखा जाता है हवेली। अब हवेली हम आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हवेली वाला यहाँ पे कन्फ्यूजन मत रखिएगा। गौहर और कांदार वाली होने के बाद बंदिश की बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा गया तो बंदिश होती है, कोई जानता है बंदिश क्या होती है? यस, कोई जानता होगा बंदिश का मीनिंग? कोई जानकार अच्छे से म्यूजिक का या कुछ? ठीक है, बंदिश में बता देता हूँ। अब बंदिश की अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कुछ, एक तो देखिए बंदिश को दो तरह से जोड़ा जाएगा। एक तो शब्द जो बनाए गए हैं वो, यानी लिरिक्स हम ज़्यादातर कह सकते हैं वो, ये चीज़ यहाँ पे देखना मिलता है। और दूसरी चीज़ है दोनों चीज़ों को जोड़ के करना काम। अब मैंने ये बताया कि ये जो पहला वाला घराना था जिसको हम कहते हैं कि ये वाला दरभंगा घराना, ये राग और आलाप पे ज़्यादा ध्यान देते थे, ये बंदिश पे ज़्यादा ध्यान देते। बंदिश यानी हम कहेंगे शब्दों की जो रचना होती है, जो या फिर जो जोड़ा जाता है, शब्दों को एक क्या किया जाता है, दो चीज़ों को जोड़ा जाता है, उसे बंदिश कहते हैं। तो राग आलाप और बंदिश, ये तीनों चीज़ें दरभंगा में अगर थी तो ये ज़्यादातर वर्ड्स पे बहुत ध्यान देते हैं बिटिया घराना वाले। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिटिया घराना वालों की। बिटिया घराना के बाद तलवंडी घराना। तलवंडी अगर घराना की बात करें सो ये पाकिस्तान के आसपास है। तो ये भी कांधार वानी गाते हैं, बट ये पाकिस्तान में होने के कारण ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इनके लिए हो गया था कि ये इंडियन स्टाइल में गा सके, तो इनकी स्टाइल थोड़ी सी वहाँ की हो गई। तो ये पाकिस्तान के एरिया में अगर देखते हैं तो तलवंडी घराना वाले हमें देखने मिलता है। तो एक घराना सिस्टम क्या होता है मैंने ये बता दिया। पर्टिकुलरली म्यूजिक स्टाइल होती है, प्लेस जहाँ से म्यूजिक ओरिजिनेट हुआ है उसके नाम पे घराना को नाम दिया जाता है। और डायरेक्टली थिंकिंग, टीचिंग, परफॉर्मेंस और एप्रिसिएशन ऑफ म्यूजिक जो है उसको ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। सो यहाँ पे हम देखेंगे तो चार घराना, डागरी घराना, दरभंगा घराना, बिटिया घराना, तलवंडी घराना, उसमें भी बिहार के दो घराना, राजस्थान के आसपास का एक घराना और पाकिस्तान में एक तलवंडी घराना। पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही था, बाद में अलग होने के बाद ये तलवंडी घराना वाले वहाँ चले गए। इस कारण ये हो गया कि वो आज इंडियन पेस में, इंडियन स्टाइल में नहीं गा सकते, क्योंकि वहाँ के लोग जैसे डिमांड करेंगे वैसे ही वो गाएंगे। तो ये आज थोड़ा सा उतना इंडियन स्टाइल में देखने नहीं मिलता है तलवंडी घराना। सो ये हो गया आपका ध्रुपद, जिसमें आपने पोएम ली, पोएम को अंदर राग डाल दिया और राग डाल के साथ उसको कंपोज कर दिया। सो इसे कहा जाता है ध्रुपद। ध्रुपद के बाद दूसरा जो है ख्याल। अब कोई ख्याल का ये बता सकता है ख्याल का मीनिंग क्या हो सकता है? मीनिंग से ही जोड़ना है। ख्याल, यस, आपको एक ख्याल आया, आइडिया, यस, वेरी गुड। और कोई बोलना चाहेगा ख्याल पे कि मुझे ये ख्याल आया, मुझे ये आया, तो ठीक है, यस यस, ट्राई। सोच, वेरी गुड, सोच, ख्याल, आइडिया, सोच, है ना, इमेजिनेशन,
दिस इज ऑल ख्याल। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है, सॉरी, पर्शियन वर्ड है ख्याल। ख्याल जो है ये एक पर्शियन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है आइडिया या फिर इमेजिनेशन। ख्याल की अगर बात करें तो इसका ओरिजिन ही आमिर खुसरो के वक्त हुआ था। आमिर खुसरो जो रूलर थे उनके वक्त ये आया था ख्याल। अब ख्याल जैसे ध्रुपद जो है ये अकबर के वक्त बढ़ा, तो आमिर खुसरो के वक्त ख्याल बढ़ा था। अब अगर मैं ख्याल की बात करूं तो ख्याल आया यानी इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन या फिर हम उसको कह सकते हैं वो है एक आइडिया। आइडिया होने के साथ साथ हम आपको एक वर्क दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा कि हाँ, आमिर खुसरो, सॉरी मैंने रूलर बोला होगा, सिंगर। तो आमिर खुसरो जो थे इनके बारे में आपको 5 लाइन्स लिख के लाना है। 5 लाइन्स अबाउट आमिर खुसरो। जैसे कि मैंने आपको उन तीनों के बारे में दिया, उसमें एक और ऐड हो गए हैं आमिर खुसरो। आमिर खुसरो ये हम कहेंगे पोएट, सिंगर, म्यूजिशियन, स्कॉलर सब कुछ थे, ये है आमिर खुसरो। तो आमिर खुसरो से ये शुरुआत हुई थी ख्याल की। अब ख्याल में किया क्या जाता है, ये जो है ना, ये जो फॉर्म है इट इज़ पॉपुलर अमंग्स द आर्टिस्ट, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि यहाँ इम्प्रोवाइजेशन बहुत किया जाता है। इम्प्रोवाइजेशन करने के बहुत चांस होने के कारण यहाँ पे हम कहते हैं उसको ख्याल। अब ख्याल में शॉर्ट सॉन्ग्स लिखे जाते हैं, जनरली 2 से 8 लाइन के सॉन्ग लिखे जाते हैं और वो 2 से 8 लाइन को ही बहुत टाइम तक गाया जाता है। ख्याल का जो कंपोजिशन होता है उसे बंदिश कहते हैं। मैंने बताया ना, जो वर्ड की शब्द की रचना की है उसे बंदिश कहेंगे। सो ख्याल कंपोजिशन जो है उसे बंदिश कहते हैं और शॉर्ट सॉन्ग्स इसमें गाए जाते हैं ख्याल में। अब ख्याल कैसा आता है, आपको कोई तो भी इमेजिन आप कर रहे हो, इमेजिनेशन आपने एक बुक पे आपने एक पेज पे लिख दिया और उसको आपने कंपोज कर दिया अपने इमेजिनेशन को, जैसे कुछ हो नहीं सकता है वैसा। जैसे मैंने ये कहा कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आज पंछी मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे पता है कि पंछी मुझसे बात नहीं कर सकते। या फिर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि फूल मुझे देख के हंस रहे हैं, फूल मुस्कुरा रहे हैं। या फिर मैं कहूँगा जो बादल है वो मुझसे बात कर रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें मैं कहूँगा, दैट इज़ माई इमेजिनेशन, दैट इज़ माई आइडिया कि पंछी मुझसे बात करके ये बता सकते हैं। तो ये सब ख्याल लिख देना, ख्याल लिखना और उसको कंपोज कर देना। तो इसमें तान का बहुत यूज़ करते हैं ख्याल में, तभी तो 2 से 8 लाइन इतने देर तक चलती है। सो हम कहेंगे कि इसमें तान का ज़्यादा यूज़ होता है और आलाप का कम यूज़ होता है एज कम्पेयर टू ध्रुपद। ध्रुपद में आलाप ज़्यादा यूज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ख्याल एंड ध्रुपद। फर्स्ट डिफरेंस इज वहाँ पे पोएट लिखी थी, यहाँ पे इमेजिनेशन लिखा है। सेकंड डिफरेंस इज वहाँ आलाप का ज़्यादा यूज़ होता था, यहाँ पे तान का ज़्यादा यूज़ होता है। तान आपको पता है तेरी दीवानी, ये वाला, और आलाप आपको पता है जो स्टार्टिंग में लिया जाता है, तान ये बाद में लिया जाता है। यहाँ पे ख्याल वाले ज़्यादातर तान लेते हैं। और यहाँ पे 2 तरह के ख्याल होते हैं, एक बड़ा ख्याल, एक छोटा ख्याल। अगर आपको बड़ा ख्याल बनाना है तो आपको टेम्पो स्लो रखना पड़ेगा। अगर आप टेम्पो स्लो रखोगे तो वो ज़्यादा देर चलेगा, यानी स्पीड कम रखोगे तो ज़्यादा देर चलेगा, इसलिए उसको बड़ा ख्याल कहा जाता है। अगर आप टेम्पो फास्ट रखोगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए उसको छोटा ख्याल कहा जाता है। यूजुअली इसकी जो थीम होती है वो रोमांटिक थीम होती है और इट मे बी बाय प्रेजिंग गॉड ऑल्सो। लॉर्ड कृष्ण की यहाँ पे ज़्यादातर उनको प्रेज करने के लिए भी बनाया जाता है ख्याल। तो ख्याल की ये कुछ हम कहेंगे कि कुछ ये फीचर्स है। अब ख्याल में इम्प्रोवाइजेशन के चांसेस काफ़ी थे, इस कारण ये भी कुछ घरानों में बढ़ गया। इसमें भी ऐसे काफ़ी सारे घराने, बट हमें मेजर घराना पढ़ना है, जैसे कि ग्वालियर घराना, किराना घराना, आगरा घराना, पटियाला घराना और भेंडी बाज़ार घराना। अब इतनी हमें चीज़ें पढ़नी है। अब हम शुरू करते हैं ग्वालियर घराना। ग्वालियर जो है, किराना जो है, आगरा जो है, पटियाला जो है, भिंडी बाज़ार जो है, ये सब जगह के नाम हैं। ग्वालियर की अगर मैं बात करूँ तो ग्वालियर इज़ द ओल्डेस्ट ख्याल घराना। सबसे पहले जो जहाँ के लोगों ने बजाना शुरू किया वो ग्वालियर के ही घराने वाले थे। तो ग्वालियर म्यूज़िक के लिए काफ़ी जाना भी जाता है। अगर हम ये कहेंगे तो ये लोग क्या करते हैं, दे पुट इक्वल एम्फोसिस ऑन मेलोडी एंड रिदम, यानी राग, और हम कहेंगे कि रिदम यानी ताल, है ना, राग और ताल। आप इसका ऐसा भी स्पेलिंग लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। हिंदी में आप हिंदी वाले वर्ड्स का आप स्पेलिंग इंग्लिश में किसी भी तरह से लिख सकते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पेलिंग नहीं होता है। मेलोडी या रिदम, यहाँ पे दे प्रेफर सिंपल राग। अब राग भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लाते, ये बहुत सिंपल राग लाते हैं। उनकी सिंगिंग कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, मैं आपको ये बोलूँगा कि उनकी सिंगिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत मुश्किल होती है, बट राग जो यूज़ किया जाता है वो बहुत सिंपल राग यूज़ करते हैं ये लोग। और ये लोग रिदम और मेलोडी दोनों पे ध्यान देते हैं। नत्थु खान और विष्णु पालुष्कर, ये दो इसके जाने माने
सिंगर्स या फिर हम कहेंगे म्यूजिशियंस है ग्वालियर घराना के। उसके बाद दूसरा जो घराना शुरू होता है वो है किराना घराना। किराना करके जो जगह है वो एक टाउन है, किराना इज़ अ टाउन इन यूपी। यूपी में एक टाउन होने के साथ साथ नायक गोपाल जो थे उन्होंने इसे बनाया था। और अगर देखा गया तो अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान, ये दो लोगों के वक्त ये बहुत फेमस हुआ था। ये दोनों ने इसे बहुत फेमस किया किराना घराना को। इनका टेम्पो जो होता है वो स्लो टेम्पो के राग को यूज़ करते हैं ये लोग। दिस इज़ देयर स्पेशलिटी। और दूसरी बात ये बता दूं कि इनका टेम्पो स्लो तो स्लो होता है, ऊपर से हम ये भी देखते हैं कि ये मेलोडी और क्लैरिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देते हैं। प्रोनाउंसिएशन इनके बहुत परफेक्ट होते हैं। कुछ कुछ लोग बहुत अच्छे से प्रोनाउंसिएशन अपना ध्यान रखते हैं, प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंस बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे हम अगर देखेंगे सो कोई लोग कहते हैं ख्याल और कोई लोग कहते हैं ख्याल। प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट करना, दैट इज देयर हम कहेंगे मेन फीचर ऑफ दिस किराना घराना। सो ये यहाँ तक की चीज़ है। एंड दे यूज ट्रेडिशनल राग एंड संगम। अब ट्रेडिशनल राग को यूज़ करते हैं, जो भी पुराने राग हैं उनको यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ संगम करते हैं, यानी दो और दो से ज़्यादा राग को मिलाते हैं और फिर गाते हैं। दिस इज़ देयर स्पेशलिटी। और इसके जाने माने सिंगर है पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी के बारे में आपको 2 to 3 लाइन्स लिखना है, ऐड कर दीजिएगा आपके टास्क में पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी जो थे ही रिसीव्ड भारत रत्न इन 2008। 2008 में उनको भारत रत्न मिला था। भारत रत्न आपको पता है अच्छे से कि जो लता मंगेशकर थे उनको भी भारत रत्न मिला है, राइट? मिला था, यस। और जिनको भारत रत्न मिलते हैं उनको फ्लैग में, है ना, ये उनकी डेथ होने के बाद फ्लैग में रखा जाता है उनके बॉडी को। तो ये सब आपको पता ही है। भारत रत्न मिला है पंडित भीमसेन जोशी को, तो इनके बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइंस, जैसे कि भारत रत्न 2008 में मिला, ये किराना घराना के प्रोपोनेंट है। उसी के साथ साथ आप उसमें 2-3 लाइन्स जो लिख सकते हैं लिख लीजिएगा। देख ये सबसे ज़्यादा फेमस कब से हुए पता है? पंडित भीमसेन जोशी साहब। पंडित भीमसेन जोशी जो थे वो फेमस हुए मिले सुर मेरा तुम्हारा इस सॉन्ग से। आपने सबने ये सुना होगा, एक बार बताइएगा सुना है कि नहीं, मिले सुर मेरा तुम्हारा। यस, बहुत सालों पहले। सो सिर्फ एक ही ने सुना है या सभी ने सुना है या और भी कुछ लोगों ने सुना है? ओके, सो बाकी लोगों ने नहीं सुना है, ठीक है। तो अभी हमारे बीच एक ही है जिन्होंने सुना है, जिनको आयुष ने सुना है और किसी ने सुना नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ऐसा गाना है वो, तो सुर बने हमारा। ये है पंडित भीमसेन जोशी का गाया हुआ सॉन्ग। यहाँ से बहुत ज़्यादा फेमस हुए पंडित भीमसेन जोशी। ओके, और गंगूबाई हंगल जो है ये भी काफ़ी फेमस एक देखने मिलते हैं हमें, किराना घराना वाले। तो ये किराना घराना वाले मेन लोग हैं। सो यहाँ से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट घराना जो है वो आगरा घराना। आगरा का है, खुदा बख्श ने इसे शुरुआत की थी। खुदा बख्श जो है ये शुरुआत करते हैं आगरा घराना की। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूँ कि हाजी शुजा खान जो थे ये इसके फाउंडर भी माने जाते हैं। यानी हम कहेंगे खुदा बख्श ने ये घराना जो है इसे इस्टेब्लिश किया, बट कुछ म्यूजिशोलॉजिस्ट ये कहते हैं, म्यूजिकोलॉजिस्ट, कि हाजी सुजान खान जो थे ये इसके असली फाउंडर है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। और अगर इसमें देखा गया तो दे रिनेम्ड एज रंगीला घराना। तो ये भी कहा जाता है कि इसको रिनेम किया गया, रंगीला घराना कहा जाता है। और इसके बड़े बड़े जो एक्सपाउंडर्स थे वो होते हैं विलायत हुसैन खान, या फिर हम कहेंगे विजय किचलू, CR व्यास। अब इसमें एक चीज़ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिएगा कि ये लोग क्या करते हैं। इसमें चेंज मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, शायद पुराने बुक्स में ये थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें ये नाम से ज़्यादा ना विलायत हुसैन खान ये वर्ड होना था। पुराने बुक में जो है वो लोग ये करेक्शन कर लीजिएगा जो पुराने बुक्स यूज़ करते होंगे। विलायत हुसैन खान एंड फैयाज हुसैन खान। और एक चीज़ इसमें ऐड कर देता हूँ, ये लोग जो ध्यान देते हैं ज़्यादा, ये लोगों का ध्यान दिया जाता है बंदिश पे। एम्फेसिस ऑन
बंदिश, बंदिश पे ध्यान दिया जाता है। ये लोग बंदिश यानी आपको पता है शब्द की रचना, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। पटियाला घराना उसके बाद आता है। पटियाला घराना की अगर हम बात करें तो बड़े फतेह अली खान साहब, बड़े फतेह अली खान साहब आपको पता होंगे काफ़ी लोगों को, ये पटियाला घराना से जुड़े हुए हैं। ये लोग ज़्यादातर अगर बात करें पटियाला घराना वाले बड़े फतेह अली खान साहब की भी बात करें या जिनकी भी बात करें, तो आपको पता है महाराजा ऑफ पटियाला, उनके वक्त ये बहुत ऊपर आया था। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने अलंकार का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, उसके अलावा ये रिदम का भी बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। हर चीज़ यहाँ पे देखने मिल सकती है। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे गज़ल, ठुमरी, ख्याल सभी तरह के म्यूज़िक यहाँ पे गाए जाते हैं। ख्याल हो पटियाला घराना में, ठुमरी हो या गज़ल हो। बड़े फतेह अली खान तो इसमें बहुत ही जाने माने एक तरह से सिंगर है। और इसमें ये भी आपको बता देता हूँ, एक और चीज़ यहाँ पे हमें जो पता चलनी चाहिए, वो फोकस करते हैं बहुत ज़्यादा रिदम पे, इमोशन पे तो करते ही है, बट ये एक पॉइंट भी याद रखिएगा कि ग्रेटर फोकस ऑन रिदम, यूज़ ऑफ रिदम। रिदम यानी आपको पता है, अब तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। रिदम यानी हम कहेंगे जो बीट्स है या फिर जिसको हम कहते हैं ताल, तो ताल बहुत अच्छा होता है, इमोशंस बहुत ज़्यादा देते हैं। आपने देखा होगा फतेह अली खान साहब को, अगर देखा होगा तो आप देख रहे कि इमोशंस बहुत होते हैं, स्ट्रेस बहुत करते, अलंकार का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऊपर से तान का भी यूज़ करते हैं। आपने बड़े फतेह अली खान तो छोड़ दीजिए, राहत फतेह अली खान का साहब का भी कोई गाना सुनोगे तो भी आपको तान पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया होगा या अलंकार बहुत ज़्यादा दिखेगा। जैसे उनके किसी भी गाने में सारे ग रे रे सा, इस तरह से बहुत सारे अलंकार होते हैं, स्ट्रेस देते हैं बहुत ज़्यादा। तान पे बड़े गुलाम अली खान साहब होते हैं। रेंडिशन ऑफ राग दरबारी, सो यहाँ पे अगर एक सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो राग दरबारी, ये यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब हमें ये सब चीज़ें यहाँ पे पता चलती हैं जो कि पटियाला घराना से जुड़ी हुई है। तो पटियाला घराना इस तरह से, पटियाला जो जगह है पंजाब में, वहाँ का ये घराना था। उसके बाद हम आ जाते हैं भिंडी बाज़ार में। अब आप सोच रहे हैं कि भिंडी बाज़ार कहाँ है भाई, ये कोई कौन सा मार्केट है भिंडी बाज़ार, तो इसके लिए इसके बारे में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे कि ये कहाँ पे है। तो यहाँ ये है मुंबई में। अगर आप मुंबई में देखोगे तो वहाँ पे एक एरिया है भिंडी बाज़ार नाम का, तो भिंडी बाज़ार नाम का जो एरिया है वहाँ का ये घराना, इसलिए इसको भिंडी बाज़ार घराना कहा जाता है। मुंबई का एक घराना, छज्जू खान, नाजिर खान, खादिम हुसैन, ये सब इसके फाउंडर हैं। और फाउंडर होने के साथ साथ इनकी बहुत ज़्यादा एक बड़ी स्पेशलिटी है कि ये कंट्रोल करते हैं अपने ब्रेथ को कंट्रोल करके एक ही ब्रेथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें गा देते हैं। अब एक ही इसमें गाना है, यानी अब आपने शंकर महादेवन साहब का ब्रेथलेस सुना होगा, किस किसने सुना एक बार बताइएगा। आप लोगों की आज आवाज़ कम आ रही है, यस है ना, तो एक यस यस सुना हुआ है। सो आप लोगों की आवाज़ कम, आज रिप्लाई कम आ रहे हैं आपके, तो रिप्लाई आपको करना है, सुना है होगा तो ओके। सो 2 लोगों ने यहाँ पे सुना हुआ है। सो दोनों के नाम बता देंगे मुझे। वैसे तो मैंने दोनों के नाम पहचान लिए, बट सबको पता, यानी आवाज़ से सब एक दूसरे को जान सके इसीलिए। यस, तो किस, हाँ यस, रत्न प्रीतम जी और हाँ आयुष जी, आप दोनों ने सुना हुआ है। ये ब्रेथलेस जो है उसमें शंकर महादेवन ने एक ही सांस में पूरा गाना गा दिया है। ये लोग भी इसी की प्रैक्टिस करते हैं कि दे कुड सिंग लॉन्ग पैसेजेस इन अ सिंगल ब्रेथ। ब्रेथ का यहाँ पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं ये लोग। ये बहुत एक ही सांस में बहुत सारी लाइंस गा सकते हैं। इसके लिए ये ट्रेनिंग लेते हैं भिंडी बाजार घराना वाले। तो भिंडी बाजार ट्रेन टू कंट्रोल देयर ब्रेथ। और उसके साथ साथ आपको ये भी कह दूँ कि दे कुड सिंग लॉन्ग पैसेजेस इन अ सिंगल ब्रेथ और दे यूज़ कार्नेटिक राग। तो ये कार्नेटिक राग भी यूज़ करते हैं। कार्नेटिक राग जो होता है ये आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से होता है और कौन सा होता है, बट ये हो गए भिंडी बाजार घराना वाले। सो भिंडी बाजार घराना वाले ये भी चीज़ हमें देखने मिलता है कि ये लोग कार्नेटिक राग को भी यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ ये लोग हिंदुस्तानी म्यूज़िक में भी आते हैं। तो भिंडी बाजार घराना जो है ये एक और ख्याल म्यूज़िक का घराना है। ख्याल म्यूज़िक के जो घराने थे इसमें हमने कुछ देखे, जिसमें कि हमने पहला जो देखा था वो था ग्वालियर घराना। ग्वालियर कहाँ किस स्टेट में आता है, स्टेट्स आप बताते चलेंगे। वेरी गुड, मध्य प्रदेश। दूसरा हम कहेंगे किराना घराना, यूपी। तीसरा हमने जो पढ़ा वो आगरा, कहाँ पे, यूपी, वेरी गुड यूपी। उसके अलावा पटियाला, पंजाब, वेरी गुड। और हम कहेंगे भिंडी बाजार, मुंबई में।
सो ये चीज़ें, ये कभी कभी आपको ये लोकेशंस पता होने चाहिए। मुंबई, महाराष्ट्र, ये हो गए पूरे ख्याल टाइप, ख्याल के स्कूल्स या घराना। अब ख्याल के बाद हम आते हैं तराना पे। अब ये जो तराना है, यहाँ पे रिदम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। रिदम यानी हम कहेंगे कि ताल, यहाँ पे ताल को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रिदम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, उसके साथ साथ कंसिस्ट मेनली ऑफ मेलोडी। मेलोडी यानी यहाँ पे राग भी होते हैं, और उसके साथ साथ भी बोलूँगा कि मेलोडी जो होती है ये बहुत ज़्यादा ये नहीं होती है, शॉर्ट होती है, और इनके कंपोजिशन भी बहुत शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट जो होता है उसको रिपीट किया जाता है बहुत बार वेरिएशन के साथ। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी आपको एक एग्जांपल बताऊँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो गाना स्पेशली तराना स्टाइल का है, बट ऐसा एक गाना जो आपने सुना होगा उसका एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि मेनली मेलोडी को बहुत यूज़ करते हैं, और एक शॉर्ट जो छोटा सा होता है शॉर्ट, और उसको रिपीट करते एक ही लाइन को बहुत बार वेरिएशन के साथ। एक बार ये लाइन इस स्वर में गई, दूसरे स्वर में गई, यानी पिच हाई लो करते रहते हैं। यानी हम ये कहेंगे कि सेकंड यूजुअली हायर नोट पे जाती है, तो इस तरह से वो फिर वापस आते हैं अपने मेन मेलोडी पे। जैसा हम कहेंगे कि कैलाश खेर का जो गाना है तेरी दीवानी, उसमें वो एक बार गाते, मर गए मैं, मिट गई मैं, हो गई मैं तेरी दीवानी। देखिए तेरी दीवानी, ये जो गाया वो उन्होंने एक, हम कहेंगे कि एक नोट में गाया। फिर तेरी दीवानी दीवानी, यानी देखिए एक ही लाइन को, तेरी दीवानी और तेरी दीवानी दीवानी, फिर से आएंगे मेन मेलोडी पे। इस तरह से ये तराना स्टाइल चलती है। एक ही लाइन को लिया, एक लो नोट में गा दिया, फिर सेकंड वाली हाई नोट में गा दिया, और फिर रिटर्न आ गए मेन मेलोडी पे। ऐसे रिटर्न आया जाता है। तो ये तेरी दीवानी सॉन्ग अगर आपने सुना होगा तो आपको ये परफेक्टली पता चल गया। तो आपको ये क्लियर हो गया, ये वाला जो है, ये दो लाइंस मैंने ये जो एग्जाम्पल के साथ आपको बताई, ये क्लियर है? यस, क्योंकि तराना घराना इसी पे बेस्ड है। और इसमें क्या है, तो यहाँ पे देखिए वर्ड्स को फास्ट टेम्पो में भी गाया जाता है। फास्ट टेम्पो में तो अभी आप कभी भी सुनोगे सॉन्ग्स तो आपको एकदम से याद आएगा, अच्छा ये एक लाइन जो इन्होंने गाई इसको फिर से रिपीट किया और अभी हाई नोट्स में गाई, ये तो स्टाइल तराना स्टाइल है। इस तरह से आप जानकार हो जाते हो, नॉलेजेबल पर्सन बनते हो। म्यूजिक सुनना सिर्फ और नॉलेज के साथ सुनना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सो अब आप जब तराना स्टाइल को सुनते हो तो आपको ये पता चल जाता है, एक लाइन जो है उसमें उसको लो नोट में, फिर से उसको हाई नोट में, देन रिटर्न टू द मेन मेलोडी। दैट इज एन वर्ल्ड फास्टेस्ट तराना सिंगर जो है पंडित रतन मोहन शर्मा है। तराना के बादशाह कहा जाता है इन्हें, ये किंग ऑफ तराना है, तराना के बादशाह है पंडित रतन मोहन शर्मा। इनका एक दो लाइन्स तो आप सुनिएगा ही, अगर टाइम मिलता है तो पंडित रतन मोहन शर्मा की आप देख सकते हैं इनके कुछ परफॉर्मेंस, और इनके तराना सिंगिंग को आप एक बार सुन के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा फील होगा। यू विल एंजॉय हिज सिंगिंग, पंडित रतन मोहन शर्मा। सो ये एक होते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमें देखने मिले तराना स्टाइल ये है। पंडित रतन मोहन शर्मा का अगर हम देखोगे तो अलग अलग तरह के म्यूज़िक वो गाते हैं, और उनका तराना म्यूज़िक आप सुन के देखिएगा कभी, है ना, यू विल एन्जॉय इट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो ये आप सुन सकते हैं। और वो अलग अलग राग में गाते हैं, जैसे राग मेघ और राग ये वो तराना को, तो तराना तो गाएंगे ही भाई, ये क्लासिकल म्यूज़िक है, तो यहाँ क्लासिकल में ट्रेनिंग तो बहुत ज़्यादा लगेगी। उसके बाद हम क्लासिकल को ख़त्म करके आगे आते हैं। क्लासिकल में हमने जो पढ़े वो थे ध्रुपद, जो हमने पढ़ा वो था ख्याल, जो हमने पढ़ा वो था तराना। अब हम सेमी क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक को पढ़ लेते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ठुमरी, टप्पा, गज़ल। अब सेमी क्लासिकल जो है इसमें भी स्वर होते हैं, इसमें भी नोट्स होते हैं, बट जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, इनको क्यों कहा जाता है सेमी क्लासिकल, फिर भी क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर होता है राग का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ राग, वो स्ट्रक्चर ऑफ पूरा स्ट्रक्चर वैसे के वैसे जो यूज़ करते हैं वो पूरी तरह से क्लासिकल, प्योर क्लासिकल होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि स्लाइटली डेविएट हो जाते हैं स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से, और ये जो राग है इसके थोड़े लाइटर वर्जन को वो गाते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते। क्लासिकल वाले बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं, ये लाइटर वर्जन को गाते हैं राग के, और उसके साथ साथ ताल के भी। सो ताल या फिर हम कहेंगे राग, ये सब इनके इसमें बहुत लाइटर होता है, इसीलिए यहाँ पे हम कहेंगे। और ये जो लोग लय यूज़ करते हैं ना, मध्यम और ध्रुत लय होती है, यानी ये हम कहेंगे कि उनका टेम्पो थोड़ा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू दैट, हम कहेंगे जो पहले वाले क्लासिकल हमने देखे उनसे। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने मिलती हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं
ये सब चीज़ों को, ठुमरी, टप्पा, गज़ल, 3 हमें यहाँ पे पढ़ने सेमी क्लासिकल में। तो शुरुआत करते हैं ठुमरी से। ठुमरी जो होता है वो मिक्स्ड राग होता है। अब राग को मिक्स्ड करते हैं और ये गाते हैं। ये यूपी में ओरिजिनेट हुआ है ना, ओरिजिनेटेड इन यूपी, ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। सो ठुमरी ओरिजिनेटेड इन उत्तर प्रदेश, इज यूजुअली बेस्ड ऑन मिक्स्ड सिंपल राग, ये हम कह सकते हैं, और सिंपल राग होते हैं। इसको सेमी क्लासिकल म्यूजिक में डाला जाता है और कंपोजिशन जो है वो रोमांटिक भी हो सकते हैं और डिवोशनल भी हो सकते हैं। डिवोशनल यानी भगवान से रिलेटेड और रोमांटिक यानी है ना दो इंसानों से रिलेटेड। दिस स्टाइल वाज इंस्पायर्ड बाय भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट जो चली है उससे रिलेटेड है भक्ति मूवमेंट। और ये सब हम वैसे तो मिडिवल इंडिया में डिस्कस करते हैं और ये भक्ति मूवमेंट से जुड़ी हुई है। और यहाँ पे एक मेन इनकी थीम है, वो है गर्ल्स लव फॉर कृष्ण। तो ये इनकी मेन थीम होती है जिसके ऊपर ये अपने कंपोजिशन बनाते हैं। और कृष्ण को सबसे ज़्यादा जो चाहती थी वो जो उनको एक इमेजिनेशन में चाहती थी, ठीक है, उनको वैसे चाहने वाले कहानियों में तो हम कहेंगे राधा है, बट हिस्ट्री में सबसे बड़ी उनको चाहने वाली जो रही है उनका नाम कोई बता सकता है? मीराबाई। यस, मीराबाई। मीराबाई कृष्ण को बहुत प्यार करती थी। ये बात अलग है कि उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, है ना, बट मीराबाई यहाँ बहुत फेमस। तो गर्ल्स लव फॉर कृष्ण ये ज़्यादातर दिखाया जाता है। लैंग्वेज जो यहाँ यूज़ की जाती है ठुमरी में वो हिंदी, अवधी और ब्रजभाषा, ये 3 लैंग्वेज में ये लोग सिंगिंग करते हैं। और कंपोजिशन जो है यूजुअली फीमेल वॉइस में गाई जाती है। फीमेल वॉइस में इसीलिए गाई जाती है क्योंकि वहाँ पे गर्ल्स लव दिखाया जा रहा है फॉर कृष्ण। यहाँ पे 2 तरह की ठुमरी होती है, एक होती है पूर्वी ठुमरी और एक होती है पंजाबी ठुमरी। पूर्वी ठुमरी जो होती है उसको गाया जो जाता है वो स्लो टेम्पो में गाया जाता है। टेम्पो स्लो होगा पूर्वी ठुमरी, टेम्पो फास्ट होगा उसे कहा जाएगा पंजाबी ठुमरी। इस तरह से 2 तरह की ठुमरी हमें यहाँ पे देखने मिलती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बनारस और लखनऊ घराना ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसके लिए जाना जाता है। इसको हमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने की इसकी ज़रूरत नहीं है घराना को, बट बनारस और लखनऊ 2 जगह पे ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसकी जानी मानी जो सिंगर है वो है बेगम अख्तर। बेगम अख्तर जो है ये आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे है ना लोगों को ये पता है, जो पहले के लोग थे उनको पता ही है। उनके अलावा अगर यहाँ पे आपको कुछ नाम जोड़ना है सो हम ये कहेंगे कि गिरिजा देवी भी इसकी बहुत ही बड़ी और जानी मानी सिंगर है, गिरिजा देवी। और एक और नाम अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा तो वो छन्नूलाल मिश्रा का है। छन्नूलाल मिश्रा भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। अगर आपको सुनना है ठुमरी तो आप इन तीनों में से किसी की ठुमरी अगर आपको यूट्यूब पे मिल जाता है तो वो सुन के देखिएगा, यू विल एंजॉय। तो ये एक और चीज़ है जिसे कहा जाता है ठुमरी। ठुमरी जो होता है इसमें एक लाइन ये ऐड भी मैं कर देता हूँ कि यानी आपको और भी कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहे। जो आपने कथक डांस पढ़ा था, कथक डांस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कथक में। सो ठुमरी इज लिंक टू द क्लासिकल डांस कथक, है ना, लिंक्ड टू कथक। क्लासिकल डांस है आपको तो अभी पता ही है कथक, तो लिंक टू कथक ये यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ ताकि आपको ये भी एक पॉइंट आपके पास रहे। तो ये सब हमें यहाँ पे देखने मिलता है। चलिए, सो दिस इज अबाउट ठुमरी। ठुमरी के बाद अगला आते हैं, दैट इज टप्पा। टप्पा की अगर बात करें तो टप्पा नाम से अगर देखना है तो रिदम जो होता है वो रिदम का ज़्यादा यूज़ किया जाता है टप्पा स्टाइल में। और टप्पा स्टाइल आया कहाँ से? तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, जो कैमल वाले हैं यानी जो कैमल राइडर्स थे। अब कैमल राइडर्स का क्या होता है देखिए, अब जब कैमल चल रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यानी राजस्थान और इसमें, या फिर हम कहेंगे कि मेनली वो कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो कैमल पे चलते वक्त कैमल एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। ये आपको पता है। अब टाइम लगा रहा है तो तब मोबाइल तो थे नहीं कि कैमल पे बैठ के व्हाट्सएप कर रहे, तो हमें कैमल पे बैठ के इंस्टाग्राम, कैमल पे बैठ के फेसबुक, ये सब तो था नहीं। कैमल पहुँचने तक ये सब काम कर ले, तब ऐसे खाली पीली जा रहे, तो जाते जाते कुछ तो भी गाना है, इसलिए गाना शुरू कर दिया। तो गाना शुरू करने के कारण ये उनका कैमल राइडर्स का एक सॉन्ग बन गया जिसको सेमी क्लासिकल वॉइस एक तरह से मिल गया। बाद में हम कहेंगे कि वोकल सेमी क्लासिकल जो है इसमें इसको दर्जा मिल गया। और मुगल का को कोर्ट जो था मोहम्मद शाह का, इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया।
अब ये सब चीज़ें, इनका सबसे बड़ी स्पेशलिटी, ये क्विकली फ्रेजेस को टर्न करते हैं। अब एक फ्रेज को गाया, क्विकली टर्न करके दूसरा फ्रेज गा देंगे, ऐसा टप्पा में गाते हैं। और टप्पा में सबसे ज़्यादा हम कहेंगे कि वो होता है रिदम। रिदम की होने के बाद धीरे धीरे इसमें बैठक स्टाइल आने लगी। बैठक स्टाइल इवॉल्व अंडर दिस। अब बैठक स्टाइल यानी पहले मैंने होता है कैमल पे बैठ के जा रहे और जाते जाते गा रहे, अब एक जगह बैठेंगे ग्रुप या जो भी है और फिर इसको गाने शुरू करेंगे, इसको कहेंगे बैठक स्टाइल। बैठक स्टाइल यहाँ पे आने लगी और बैठक खाना बनाया गया इनके लिए। अब बैठक खाना का मीनिंग होता है असेंबली हॉल, है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे बैठक खाना बन गए, असेंबली हॉल बन गए। तो एक जल सागर करके जगह है जयपुर में, किसी ने देखा है जल सागर? जल सागर नहीं। सो जल सागर जो है वो हॉल ऑफ एंटरटेनमेंट है। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ मुजरा और ये सब जो चलता था पहले राजस्थान में, वो यही सब जगह पे चलता था। टप्पा है, टप्पा के साथ साथ फिर डांस भी शुरू हो गया। इस तरह से ये सब चीज़ें हमें देखने मिली है। अब हम एक अगर देखें इसमें, अगर टप्पा स्टाइल के कुछ अगर जाने माने सिंगर्स के अगर आपको नाम पता करने हैं, तो जाने माने जो सिंगर रहे हैं टप्पा स्टाइल के, अगर आपको कभी इच्छा हुई कि आप यूट्यूब पे सुने, तो सुनने के लिए आपको लक्ष्मण राव पंडित जो कि ग्वालियर के हैं, इनको आप सुन के देख सकते हैं कभी। और यहाँ पर हम कहेंगे शन्नो खुराना है, शन्नो खुराना, ये भी एक बहुत जाने माने सिंगर हैं। तो ये इन सबको आप सुन सकते हैं टप्पा स्टाइल में। तो दिस इज़ टप्पा स्टाइल। टप्पा स्टाइल आपको ये पता चलती है ठुमरी स्टाइल के बाद। टप्पा स्टाइल के बाद नेक्स्ट स्टाइल और आखिरी सेमी क्लासिकल स्टाइल जो हम पढ़ेंगे वो होगी गज़ल। शायद आप सबकी भी फेवरेट होगी या कुछ लोगों की फेवरेट तो होगी ही। एक तो कोई ऐसा होना ही चाहिए जिनकी गज़ल जिनको सुनना पसंद है। तो कोई है यहाँ पे ऐसा जो गज़ल को सुनना भी पसंद? यस, हाँ। सो एक ही है, एक बोला तो एक ही है और कोई नहीं है। ओके, सो एक ही है जिनको गज़ल पसंद है। वैसे मुझे भी गज़ल काफ़ी पसंद है। एक जगह अगर बैठे आराम से तो आप गज़ल सुन सकते हैं। गज़ल अगर बात करें तो बहुत अलग मीनिंग्स के साथ आती है, उसका कंपोजिशन बहुत अलग होता है, मीनिंग बहुत बढ़िया होता है, गज़ल के लाइंस बहुत अच्छे होते हैं। तो ये क्या होता है, पोएटिक फॉर्म होते हैं विथ रिदम कपलेट्स। कपलेट्स यानी दो दो लाइन बनाई जाती है, फिर से दो लाइन, फिर से दो लाइन, ऐसे बनाया जाता है। यानी देखिए लाइंस कैसी हैं, हम लबों से कह ना पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज़ है। खत्म, कपलेट। फिर आएगा होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। ये बहुत बेहतरीन एक सॉन्ग है मूवी सरफरोश का, जो कि गाया है जगजीत सिंह जी ने, है ना। तो ये वो गाने की स्टाइल आप देखिएगा कि हम लबों से, यानी कितने एक तरह से टेम्पो देखिएगा कितना स्लो और कितने क्लियर प्रोनाउंसिएशन होते हैं उसमें। सो ये रिदम कपलेट्स है, इसमें पोएटिक एक्सप्रेशन होता है बोथ पेन ऑफ लॉस और सेपरेशन एंड द ब्यूटी ऑफ लव इन स्पाइट ऑफ दैट पेन। पेन ज़रूर है बट फिर भी खूबसूरत है, वो प्यार ही है। ये गज़ल में बताया जाता है, होगा कितना भी पेन दे रहा होगा प्यार, बट प्यार तो है, वो ही प्यार ही है। जैसा देखिए वो पेन भी बताते हैं और वहाँ से प्यार का महत्व बताते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कहेंगे कि एक मिनट, आपको आवाज़ आ रही है ना सबको मेरी क्लियर? हाँ, अगर बीच में कभी आवाज़ चलेगी तो मुझे बताइएगा। गज़ल जो होगा, जैसे मैंने आपको बताया पेन है, अब वो कैसे बोल रहे हैं कि हम लबों से कह ना पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज़ है। कभी कभी देखिए उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि जो प्यार कर रहा है वो इजीली बता नहीं सक रहा है, वो बता नहीं सक रहा है जिससे प्यार करता है उसको, इसलिए बोलता है कि हम लबों से कह ना पाए उनसे हाले दिल, अपने दिल का हाल मैं नहीं बता पा रहा उसको। और मेन गड़बड़ ये है कि वो भी नहीं समझ पा रही है कि मैं खामोश क्यों हूं। यानी देखिए पेन जरूर है, लॉस जरूर है, बट प्यार ही फिर भी खूबसूरत है। फिर भी होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए, है ना, जिंदगी क्या चीज़ है। इश्क प्यार जो होता है उसको फिर भी खूबसूरत ही दिखाया गया है। ये होता है गज़ल। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताया गज़ल के कुछ लाइंस, तो ये आपको गज़ल में देखने मिलेगा। इसका ओरिजिनेट हुआ है ईरान में, ऐसा कहा जाता है कि ईरान में ये ओरिजिनेट हुआ है और वहाँ से वो साउथ एशिया में स्प्रेड होते होते इंडिया तक पहुँच गया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो आमिर खुसरो थे वो गज़ल के आर्ट को इंडिया में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाए हैं। सो ये भी कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती है। अब गज़ल जो होगा इसमें
12 अक्षर या कपलेट से ज़्यादा नहीं होते, ऐसे ऐसे दो दो करके 12 ज़्यादातर आपको देखने मिलते हैं, 12 से ज़्यादा नहीं होंगे। फिर ये 2 गा दिए, इसके बाद फिर रिपीट रिपीट रिपीट, इस तरह से। ट्रेडिशनली डील्स ओनली विथ वन सब्जेक्ट दैट इज लव, स्पेसिफिकली अनकंडीशनल एंड सुपेरियर लव। जो प्यार है उस पर कोई कंडीशंस नहीं है, वो अनकंडीशनल होता है और लव ही सब कुछ होता है, सुपेरियर होता है। ये गज़ल में हमेशा दिखाया बताया जाता है। गज़ल की अगर बात करें तो कुछ लोग जो गज़ल को गाते हैं बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनमें से एक नाम तो गुलाम अली साहब का है। जो गुलाम अली साहब को जानते होंगे वो गज़ल से काफ़ी जुड़े हुए लोग होते हैं। गुलाम अली साहब को सुनने वाले लोग काफ़ी अलग ही दिखाई पड़ते हैं, हमें पता चलते हैं। कुछ हम कहेंगे कि फेमस प्रोपोनेंट्स के अगर नाम लिखे पहले से लेके, हिस्ट्री से लेके अब तक, तो अभी भी आएंगे तो अभी तो आपको गुलाम अली साहब देखने ही मिलते हैं। बट अगर पहले से भी बात करें इतिहास से तो मोहम्मद इकबाल जो थे वो भी काफ़ी बड़े एक गज़ल के सिंगर। मिर्ज़ा गालिब भी बहुत ही बढ़िया गज़ल गाते थे, है ना। और मिर्ज़ा गालिब को कौन नहीं जानता, मिर्ज़ा गालिब तो बहुत ज़्यादा फेमस है। काजी नजरुल इस्लाम ये भी, और इनके साथ साथ हम कैसे भूल सकते हैं उनको जिनका नाम है गुलाम अली, बहुत ज़्यादा फेमस लोग गज़ल, है ना। तो ये हो गए हमारे क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूज़िक। क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूज़िक में हमने जो जो पढ़ा एक बार देख लेते हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में हमने ध्रुपद पढ़ा, ध्रुपद के कुछ घराना पढ़ा, ख्याल पढ़ा, ख्याल के कुछ घराना पढ़ा, तराना स्टाइल हमने पढ़े। उसके बाद सेमी क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक में हमने ठुमरी पढ़ा, टप्पा पढ़ा, गज़ल पढ़ा। इतनी चीज़ें हमने हिंदुस्तानी म्यूज़िक में पढ़ी। नाउ विल स्टार्ट विथ सेकेंड, दैट इज़ कार्नेटिक म्यूज़िक। कार्नेटिक म्यूज़िक की अगर बात करें तो ये साउथ इंडिया में आया हुआ एक म्यूज़िक है। जैसे मैं बताया वो नॉर्थ का था, ये साउथ का म्यूज़िक है। यहाँ पे इनका मेन एम्फेसिस जो होगा कार्नेटिक म्यूज़िक वालों का वो होगा वोकल पे। वोकल म्यूज़िक भी इसे कहा, वोकल म्यूज़िक है। इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं कंपोजिशंस ये लिखे इसलिए जाते हैं ताकि उसको गा सके। कहीं कहीं पे तो पोएम लिखी गई थी और पोएम को कंपोज किया है, बट इसको लिखा ही इसीलिए जाता है ताकि गाना गा सके। मोस्ट कार्नेटिक कंपोजिशन जो होती है जैसे कि तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल या संस्कृत, इसमें देखी जाती हैं। कार्नेटिक म्यूजिक जो होता है इस कृति बेस्ड। अब कृति बेस्ड क्या होता है ये भी बता देता हूँ। कृति बेस्ड यानी हम ये कहेंगे कि जो अपने लिरिक्स के क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लिरिक्स पे, उनको हम कहेंगे कृति बेस्ड। और या फिर साहित्य पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो लोग। तो मैंने कहा कि ये वर्ड्स पे बहुत, यानी वोकल म्यूजिक है ये, वोकल यानी गाने गाया हुआ, गाने वालों का। तो कृति ये जो है इसे हाईली वर्ल्ड सॉन्ग सेट, जिसमें हम कहेंगे कि लिरिक्स है, लिरिक्स में क्या डाले जाते हैं, जिसमें हाईली जो चीज़ें डालेंगे जैसे कि राग बहुत बेहतरीन तरीके से, प्लस फिक्स्ड ताल भी बहुत ज़्यादा डालेंगे। और अगला हम कहेंगे इसमें रिदम, है ना, रिदमिक साइकिल जो है, ताल यानी रिदमिक साइकिल। यस, तो ये दो चीज़ें और लिरिक्स, ये सब चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से डाली जाती हैं, ये इसमें देखा जाता है। हिंदुस्तानी म्यूज़िक जैसे ही कार्नेटिक म्यूज़िक की बात करें तो इसमें भी 2 एलिमेंट राग और ताल होते ही हैं और इसको कुछ पार्ट में बांटा जाता है। तो यूजुअली इसको जो है उसके सेवरल पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स हम पढ़ेंगे। उसके पहले आपको बता दूं कि इट इज़ प्लेड विथ मृदंगम। मृदंगम रिदम के लिए होता है। मृदंगम ऐसे ही ढोल की तरह दिखता है ऐसा, तो मृदंगम को बजाते हैं दोनों हाथ से ऐसे रख के, इसको कहा जाता है मृदंगम। मृदंगम की अगर बात करें तो ये एक चीज़ है। और दूसरा आपको ये बता दूं कि इसमें 2 टाइप के म्यूज़िक होते हैं। अगर हम यहाँ कहेंगे तो एक होता है तानम और एक होता है रागम। तानम यानी जिसमें तान ज़्यादा होता है, यानी हम कहेंगे कि जिसमें रिदम ज़्यादा होगा, इस तरह से तानम आएगा। और एक आएगा रागम जिसमें राग ज़्यादा होगा, यानी मृदंगम उसमें नहीं होगा। तो ताल ज़्यादा यहाँ पे देखने मिल सकता है तानम में, जिसको कहते हैं रिदम, और राग ज़्यादा देखने मिलेगा विदाउट मृदंगम, वो होगा रागम। सो इस तरह से 2 हमें देखने मिलते हैं। तो एक इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, वो है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है पुरंदरदास। तो पुरंदरदास जो है ये, इनको कहा जाता है पितामह,
ठीक है, ये याद रखना, पितामह और द फादर या फिर ग्रैंडफादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कभी क्वेश्चन आया तो याद रखें। पुरंदरदास ये है कर्नेटिक म्यूजिक के पितामह या फिर फादर या ग्रैंडफादर ऑफ कर्नेटिक म्यूजिक, ये होते हैं पितामह। उसके बाद हम और भी आगे आते हैं। तो आपको अब नया एक वर्ड एक नया आपके लिए टास्क ऐड हो गया है, वो है पितामह के बारे में, यानी हम कहेंगे कि पुरंदरदास के बारे में आपको 5 लाइन्स लिख के लाना है। वैसे आपके नोट्स में आपको मिल जाएंगी ये चीज़ें, तो ये आपको लिख के लाना है। अब तक मैंने कितने लोगों के बारे में आपको लिखने के लिए दिया है? कितने हो गए? 6 हो गए। 6 हो गए है। तो 6 होने के बाद चलिए इसको और पूरा कर लेते हैं, टोटल 10 कर लेते हैं। आज आपको थोड़ी ज़्यादा टास्क देंगे आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कार्नेटिक म्यूज़िक में जैसे कि पुरंदर दास को आपको पढ़ना है, वैसे ही तो यहाँ तक 6 हो गए। 7th आपके लिए आ रहे हैं अन्नमाचार्य, लिख लीजिएगा अच्छे से, अन्नमाचार्य। 5 लाइन्स लिखना है, यानी अगर 10 की 5 लाइन्स लिखे, 5 10 की, तो वो हो जाती है 50 लाइन्स। 50 लाइन्स लिखना कोई बड़ी बात तो नहीं है वैसे। 8 क्षेत्रैया, ये सब मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, बट नोट्स में नहीं, आपके खुद इसमें लिखे हुए होने चाहिए। हाँ, तो उसके बाद भद्रचला रामदासु, ये कर्नाटिक म्यूजिक वाले हैं सब, और ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए। मैं एग्ज़ाम नहीं देने वाला, एग्ज़ाम आप देने वाले, तो आपको ये बहुत काम का होगा। तो आपको मेरे लिए नहीं, आपके लिए ही लिखना है, बट मुझे दिखाना है। वेंकटा मखीन, MAKHIN के बारे में अगर कम लाइन्स मिली तो 3 to 5, 3 लाइन्स भी लिख सकते हैं, 3 to 5 लाइन, जिसके बारे में ज़्यादा मिले। इनके बारे में अगर 5 लिखना ही है, सॉरी ये वाले पुरंदर दास के बारे में। बाकी बारे आपको 3 लाइन से 5 लाइन कितने भी लिख सकते हो। सो दिस इज़ योर, हम कहेंगे कि वर्क। ये वर्क के साथ कर्नेटिक म्यूजिक पे हम थे, तो कर्नेटिक म्यूजिक में मैंने बताया कि सेवरल पार्ट्स में बांटा गया इस कंपोजिशन को। देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं। सेवरल पार्ट्स आर पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण। पल्लवी यानी फर्स्ट और सेकंड थीमेटिक लाइन, इसको कहा जाता है पल्लवी। पल्लवी की अगर बात करें तो हर स्टैंजा के बाद जो रिपीट होती है उसे पल्लवी कहा जाएगा। जैसे देखिए, मैं अगर एक हिंदी गाना आपको बताऊँ, सो तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो गई रे तेरी दीवानी, ये अगर कुछ स्टार्टिंग की लाइन है तो यही लाइन हर बार रिपीट होगी, हर स्टैंजा के बाद रिपीट होगी। सो ये इसको कहा जाता है पल्लवी, सॉरी इसको कहा जाता है पल्लवी। यानी देखिए सॉन्ग शुरू हो गया, 1 2 3 4 लाइन है जिसको हम मुखड़ा कहते हैं, उसमें मुखड़ा, या फिर हम उसको जो पहले उसको स्थाई कहते हैं। बाद में स्टैंजा आ गया, स्टैंजा खत्म होने के बाद ये फिर से ये 2 लाइन्स गाई जाएगी एंड वाली, तो ये पल्लवी रहेगा। फिर अगर हम कहेंगे कि अनुपल्लवी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कैसा है कि ये अभी जो मैंने गाया उसमें ये 2 बोला, तो यहाँ पे ऐसी फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट सेकंड लाइन जो है इसको कहेंगे पल्लवी, ये गाई जाएगी। इसके बाद कर्नेटिक म्यूजिक में बता रहा हूँ, उसके बाद ये जो 2 लाइन्स और इसको फॉलो कर रही है, या फिर कुछ लाइन्स जो फॉलो कर रही है, उसको अनुपल्लवी कहते हैं। अनुपल्लवी यानी देखिए हर स्टैंजा के बाद चारों के 4 लाइन गाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको गाएंगे हर स्टैंजा के बाद, हर स्टैंजा के बाद। नहीं गाना तो मत गाइए, बट फिर वो कंक्लूड लगेगा ही नहीं किया हुआ। तो ये 2 लाइन्स को फिर से गा रहे, ये 2 लाइन्स को फिर से गा रहे। तो उसके बाद हम जैसे कि अब देखिए एक देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको एक गज़ल बताई थी, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। अब एक स्टैंजा गा दिया, उसके बाद एक लाइन गा देना, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। फिर अगला स्टैंजा गाना, फिर से ये लाइन गाल के कंक्लूड करना। और आखिरी में एक और लाइन जो थी अनुपल्लवी, जो इसको फॉलो कर रही है पल्लवी को, जैसे इश्क कीजिए फिर समझिए बेखुदी क्या चीज़ है। तो एंड जब होगा सॉन्ग को तो उसको फिर एंड में गाया जाता है सब, कभी कभी, हर बार नहीं।
अनुपल्लवी जो होती है वो लाइंस होती है जो पल्लवी को फॉलो कर रही है, और वो लाइंस को स्टार्टिंग में तो गाया ही जाता है और कभी कभी एंड में भी गाया जाता है। नॉट नेसेसरीली टू रिपीट आफ्टर स्टैंजा, आपको रिपीट नहीं करना है, अगर करना चाहो तो कर सकते हैं, तो नेसेसरी नहीं है आपको रिपीट करना है। उसके अलावा यहाँ पे तीसरा आता है चरण। चरण यानी हम कहेंगे दैट इज कंक्लूडिंग पार्ट, फाइनल एंड लॉन्गेस्ट वर्स होता है, बहुत बड़ा लिखा होता है, कंक्लूजन दिया जाता है फिर सॉन्ग का, दैट इज चरण। तो कार्नेटिक म्यूजिक जो है इसमें तीन तरह के पार्ट्स में ये बटा हुआ, एक होता है पल्लवी, एक होता है अनुपल्लवी, एक होता है चरण। पल्लवी है ना, स्टार्टिंग की फर्स्ट या सेकेंड लाइन, अनुपल्लवी दैट इज लाइन्स फॉलो द पल्लवी, चरण दैट इज कंक्लूडिंग पार्ट। ये हमें तीन चीज़ें यहाँ पे पता चलती है। तो एक बार आप लोगों की बहुत टाइम से आवाज़ नहीं सुनी, तो ये कर्नेटिक म्यूजिक वाले तीन पार्ट्स क्लियर है क्या, इतना मुझे बता दीजिएगा। क्लियर है? क्लियर है, ओके। और बाकी लोगों की आवाज़? हाँ, नहीं देखिए सिमिलर नहीं है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप पूरा कंपोजिशन लिखा है, स्टार्टिंग में जो आई है फॉर एग्जांपल ये 4 लाइन से शुरू हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्टैंजा आ रहा है, सपोज 6 लाइन्स का स्टैंजा। 6 लाइन्स के स्टैंजा के बाद ये जो 2 लाइन पहले की दिख रही है पल्लवी होती है, जो कि सॉन्ग की एकदम स्टार्टिंग है। बाद वाली जो 2 लाइन होती है इसे अनुपल्लवी कहा जाता है। अब कर्नेटिक म्यूजिक में क्या करते हैं कि स्टैंजा खत्म होने के बाद ये जो पहले की 2 लाइन थी इसको फिर से रिपीट करते हैं, फिर दूसरा स्टैंजा आया, फिर दूसरे स्टैंजा के बाद फिर से ये लाइन को रिपीट किया। अब ये वाले यहाँ पल्लवी वाले लाइन को रिपीट किया। अब क्या हो रहा है, सॉन्ग खत्म हो रहा है, अब फाइनल कोई स्टैंजा आ गया। फाइनल स्टैंजा आने के बाद ये एक तो आप इसको ही गा सकते हैं फिर से, या फिर आप इन दोनों को भी डाल सकते हैं। तो अनुपल्लवी एक तो बिगिनिंग में तो गाना ही पड़ेगा, बट कभी कभी एंड में भी गाया जाता है इसको, ये पूरे ही ये जो लाइन है इसको गाया जाएगा एंड में। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर देखा गया तो ये 1 और 2 स्टैंजा, ये जो तीसरा स्टैंजा था इसको चरण कहा जाएगा, क्योंकि ये आखिरी का स्टैंजा है जो कंक्लूडिंग पार्ट है, फाइनल है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है, ये इन सब में सबसे लंबा होता है। तो ये बन जाता है उनके इसमें चरण, और इसके बाद फिर से ये चारों चीज़ें गाएंगे या फिर दोनों गाएंगे। क्लियर? स्ट्रक्चर से क्लियर? हाँ, यस यस। सो चलिए, आप लोगों ने मुझे सबकी आवाज़ आ गई, यानी आवाज़ आ गई है मुझे कि क्लियर है आप सबको ये चीज़ें। सो हम आगे बढ़ सकते हैं। सो आप लोगों ने बोल दिया है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो इसके पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो कि ट्रिनिटी कहे जाते हैं कार्नेटिक म्यूजिक के। वैसे ये भी टेबल में आपको इसमें डाल दूंगा आपके नोट्स में, बट यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिएगा, ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। ट्रिनिटी यानी 3 इसके जाने माने लोग। एक आते हैं त्यागराज, दूसरे आते हैं मुथुस्वामी दीक्षितार, मुथुस्वामी दीक्षितार, और जो तीसरे आते हैं वो होते हैं श्यामा शास्त्री। अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये जो त्यागराज है इनके बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये सबसे पहले तेलुगु में कंपोज करते हैं, इनके कंपोजिशंस तेलुगु में होते हैं, प्लस थोड़ा थोड़ा संस्कृत का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा यूज़ इनके इसमें होगा तेलुगु का। और ये गाते हैं लॉर्ड राम के लिए। ये तीनों बहुत ज़्यादा फेमस सिंगर है कहा के, तो हम कहेंगे कि जो ये कार्नेटिक म्यूज़िक है यहाँ का, ये सिंगर तो छोड़िए बहुत पहले के लोग हैं। जैसे हम कहेंगे कि 17 हिस्ट्री वाले लोग हैं, 1767 से 1847 तक रहे त्यागराज, बहुत ही पुराने और बहुत ज़्यादा ये जाने माने। मुथुस्वामी दीक्षितार की अगर बात करें तो ये 1775 से 1835 तक रहे हैं। ये जो है ये ज़्यादातर संस्कृत में गाते हैं, इनके कंपोजिशन संस्कृत में देखे जाते हैं। संस्कृत में होने के साथ साथ हिंदू गॉड गॉडेसेस के लिए गाते हैं, हिंदू गॉड से रिलेटेड, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लॉर्ड कृष्ण, इसमें हिंदू गॉड के बारे में गाते हैं, कोई भी गॉड हो सकते हैं वो। ये होने के साथ साथ त्यागराज जो है, इनके बाद ये मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री की अगर बात करूँ तो ये इन दोनों से पुराने है, ये चीज़ है, ये 1762 से 1827 तक रहे हैं, इन दोनों से पुराने हैं। और ये मेनली जो कंपोजिशन गाते हैं वो तेलुगु में गाते हैं,
देखिए ये पहले वाले जो तेलुगु और संस्कृत, दूसरे वाले संस्कृत, ये वाले सिर्फ तेलुगु में। और ये हिंदू गॉड के लिए गाते थे, लॉर्ड राम के लिए गाते थे। ये गॉड कामाक्षी के, गॉडेस कामाक्षी जो होती है उनके लिए गाते हैं। सो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कौन है, तो ये तीन है, त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। ये तीनों को कहा जाता है ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। सो ये आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें पता चलती हैं। चलिए उसके बाद हम आगे आते हैं ट्रिनिटी के बाद पल्लवी, अनुपल्लवी, ये सब हमने कहा। इन जो ये तीनों थे जो ट्रिनिटी मैंने बताया, इन सब का जन्म तिरुवरूर में हुआ है, तिरुवरूर में हुआ है। अब ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कुछ चीज़ें, श्यामा शास्त्री, ये वो सब ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक देखे। वैसे आपके नोट्स में चीज़ें इंक्लूड रहेगी ही। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और वो हम देखते हैं दैट इज हाँ एक और चीज़, ठीक है। अभी आपको 10 टास्क हो गए ना, 10 में कुछ कुछ टास्क आपको 3-3 लाइन में लिखना है। चलिए एक और डाल दीजिए इसके बारे में, 3 लाइन लिखना है आपको। थोड़ा आज ज़्यादा वर्क है स्वाति थिरुनल के बारे में। अब कभी कभी कैसा है कि कुछ पढ़ाने के बाद कुछ चीज़ें और याद आ जाती हैं। तो 1813 से 46 में रहे स्वाति थिरुनल, इनके बारे में आपको लिखना है थोड़ा सा। ये महाराजा ऑफ किंगडम त्रावणकोर के महाराजा थे, इनके बारे में देखना है। और ये म्यूजिकल कंपोज़र भी थे, इसीलिए स्वाति थिरुनल जो है इनका यही मेन एक इम्पोर्टेंस है कि ये किंग होने के, महाराजा होने के साथ साथ ये हिंदुस्तानी और कार्नेटिक स्टाइल दोनों के जाने माने म्यूजिक कंपोज़र थे। और ये ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक्स जो थे ना, वो लोग उनके वक्त रहे हुए इंसान हैं ये। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती है स्वाति थिरुनल के बारे में। स्वाति थिरुनल के बाद अब हम आगे आते हैं और अब हम आगे आके और कुछ चीज़ें पढ़ते हैं जैसे कि हमें पढ़ना है फोक म्यूज़िक। बट अभी फोक म्यूज़िक जो है ये हमें ये बहुत सारे फोक म्यूज़िक रहते हैं, वो एकदम से पूरे पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। सो अभी हम पहले सुगम संगीत पढ़ लेते हैं आज, फिर सुगम संगीत पढ़ के रुक जाते हैं। देन वी विल टुमारो विल स्टार्ट विथ रविंद्र संगीत एंड फोक म्यूज़िक। और कल ही हमारा ये फर्स्ट हाफ में ख़त्म हो जाएगा म्यूज़िक, और उसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ने वाले। नया टॉपिक कौन सा रहेगा ये मैं आपको बता दूंगा, तो वो आपके लिए सरप्राइज़ है कल का नया टॉपिक। बट इतना तो पक्का है कि आपको म्यूज़िक कल ख़त्म करके दूसरा टॉपिक भी शुरू करना है। तो कल का बचा हुआ पोर्शन जो है फोक म्यूज़िक, वो सिर्फ बोलने वाला ही म्यूज़िक है और आपको कुछ वाद्य पढ़ने हैं, पूरे फैक्ट वाले। ये जो अभी हम पढ़े ये तो भी थोड़े डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं। फोक म्यूज़िक आपको डिटेल में पढ़ने वैसे भी नहीं पड़ते, ये सब डिटेल वाले हैं। तो कार्नेटिक म्यूज़िक आपका कंप्लीट हो गया, हिंदुस्तानी म्यूज़िक आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने क्लासिकल म्यूज़िक को कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ साथ हमें अभी जो कंप्लीट करना है वो होगा फ्यूजन, दोनों का फ्यूजन। और फ्यूजन भी जब हम कंप्लीट करेंगे, सो आपको ये बता दूँ कि फ्यूजन में भी हमें आज जो कंप्लीट करना है वो है सुगम संगीत। सुगम संगीत के बाद ये सुगम संगीत थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। रविंद्र संगीत, हवेली संगीत, गण संगीत जो है ये थोड़े छोटे छोटे, ये जल्दी खत्म हो जाते हैं। और फोक म्यूजिक तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है बहुत सारे, बट खत्म जल्दी होते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम सुगम संगीत को अभी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपने क्लासिकल पढ़ लिया और अभी फोक हम पढ़ेंगे। तो क्लासिकल और फोक को अगर जोड़ दिया गया तो बन जाता है फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक, दोनों का मिक्सचर। अब मिक्सचर अब ये बताने के पहले आपको फोक म्यूजिक कौन कौन से ये नहीं बताया तो भी चलेगा, क्योंकि फोक म्यूजिक का सिर्फ आप मीनिंग जान लीजिएगा। फोक म्यूजिक यानी म्यूजिक ऑफ पीपल, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फोक यानी लोगों से जुड़ा हुआ संगीत, लोक संगीत। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, जैसे कि फोक डांस में भी नहीं थे। ये जो है इनकी थीम्स बहुत डाइवर्स होती हैं और ये ज़्यादातर बीट पे गाए जाते हैं, क्योंकि फोक म्यूज़िक में ज़्यादातर डांस किया जाता है। वो सिर्फ म्यूज़िक नहीं होता है, तो आप किसी जगह पे जाके देखोगे जहाँ फोक म्यूज़िक प्ले किया जा रहा है वहाँ पे आपको डांस भी दिखेगा उस म्यूज़िक के साथ। इसलिए फोक म्यूज़िक जो होगा इसमें डांस भी आपको देखने मिलता है, इसीलिए उसमें बीट्स ज़्यादा होती है। सेवरल टाइप ऑफ फोक म्यूज़िक जो है वो हर स्टेट में अलग अलग होते हैं। सो फोक म्यूजिक कौन कौन से हैं ये हम कल पढ़ेंगे। फोक म्यूजिक क्या होता है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है। सो डिफरेंस बिटवीन फोक म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक इज दैट देयर इज हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर क्लासिकल म्यूजिक एंड देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर फोक म्यूजिक। एंड फोक म्यूजिक यूजेस मीन्स हम कहेंगे बीट्स ऑन लार्ज स्केल। जैसे कि हम बात करेंगे अगर क्लासिकल म्यूजिक की, तो वहाँ पे बीट्स को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाएगा, बट एज कम्पेयर टू फोक म्यूजिक वहाँ भी बीट्स यूज़ होगी, बट इतनी नहीं जितनी फोक म्यूजिक में होती है, क्योंकि फोक म्यूजिक में सिर्फ बीट होगी, क्योंकि डांस ही करना है। सो ऐसा ही इनमें एक डिफरेंस है। तो फोक म्यूजिक को हम
कल पढ़ने वाले हैं। फोक म्यूज़िक को कल पढ़ना है, वो कोई ज़्यादा नहीं है। उसके साथ साथ आज हम एक फ्यूजन पढ़ लेते हैं। अब आपको क्लासिकल क्या होता है ये पता चला और फोक क्या होता है ये पता चला। अब अगर मैं ऐसा करूं कि कुछ चीज़ें क्लासिकल वाली उठा लूँ, पूरी वैसी की वैसी नहीं, रूल्स उठाओ बट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं, और फोक म्यूज़िक उठाओ पर फोक म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि वैसा वाला फोक म्यूज़िक नहीं जो पूरा का पूरा ही फोक म्यूज़िक लग रहा है, तो फिर बन जाएगा, वो होगा हम कहेंगे कि क्लासिकल एंड फोक म्यूज़िक का फ्यूजन, जिसे कहते हैं फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूज़िक। क्लासिकल और फोक म्यूज़िक का फ्यूजन जो हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम सुगम संगीत को पढ़ते हैं। सुगम संगीत की अगर बात करें तो नाम से भी पता चल रहा होगा, सुगम संगीत यानी, यस कोई गेस कर सकता है सुगम वर्ड से? यस, एनी गेस? ठीक है, तो सुगम संगीत, कभी कभी आपने किसी अगरबत्ती पे नाम देखा होगा सुगम धूप, सुगम ये, तो यानी रिलेटेड टू कोई भगवान, उसको कहेंगे सुगम। जैसे इस्लाम में आओगे तो कव्वाली, सिखिज़म में जाओगे तो शबद, भजन आओगे तो हिंदुइज्म। इन तीनों को हमें यहाँ पे मेनली स्टडी करना है। तो चलिए, सुगम संगीत जो है उसका मीनिंग होता है डिवोशनल म्यूजिक। ये अच्छे से याद रखें, भगवान से रिलेटेड जो म्यूजिक होता है डिवोशनल म्यूजिक, उसे सुगम संगीत कहते हैं। सबसे पहले हम भजन की बात करते हैं। भजन जो है ये नॉर्थ इंडिया का सबसे ज़्यादा जाना माना सुगम संगीत होता है। सुगम संगीत जो था ये भक्ति मूवमेंट के वक्त स्टार्ट हुआ, जब अलग अलग सेंट्स जो थे वो भगवान के कुछ मंत्र का उच्चारण गाने में गाते हुए घूमते थे। जैसे कि बहुत सारे संत ज्ञानेश्वर हो गए, संत तुकाराम हो गए, राम नाम है ना, जो भी हो गए, तुलसीदास हो गए, मीराबाई हो गए, सूरदास हो गए, कबीर हो गए, ये सब गाते थे। तो यहाँ से ही गाना शुरू हुआ भगवान के लिए और ये बन गए भजन। भगवान के लिए जो गाए जाते हैं उसको कहते हैं भजन, और इसका ओरिजिन हुआ भक्ति मूवमेंट के वक्त। भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट जो है ये आपको मिडिवल इंडिया में पढ़ना होता है, जैसे मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे स्टोरीज होती है फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड एंड गॉडेस और फ्रॉम महाभारत और रामायण। अब महाभारत रामायण हो या गॉड गॉडेस हो या फिर हम कहेंगे कि जो स्टोरीज हो, ये सब स्टोरीज हो या फिर गॉड गॉडेस, ये सब की अगर बात करें तो ये भजन में हमें पता चलता है। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं चिमटा, ढोलक, डफली, मंजीरा। ये इंस्ट्रूमेंट्स का यहाँ यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कोई भजन गाने वाला ग्रुप, उनके पास चिमटा होता है। चिमटा कैसा होता है तो ये आपको दिखा देता हूँ। सो जस्ट अ मिनट, इसमें किसी में है चिमटा तो हम, हाँ फिलहाल यहाँ पे कोई चिमटा नहीं है, बट आपने देखा होगा, अभी काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा चिमटा। बट अब हाँ, ये वाला इस तरह का चिमटा होता है जो भजन वालों के हाथ में आपको देखने मिलता है। सो ये हो गया चिमटा। चिमटा के साथ साथ आपको ये बता देता हूँ दूसरी बात कि ढोलक तो आपने देखा है, डफली और मंजीरा भी आपको, सिंबल यानी मंजीरा। मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, कबीर, ये सब लोग इसे गाया करते हैं। और अनुराधा पौडवाल और अनूप जलोटा इसके जाने माने सिंगर हैं। शायद अनुराधा पौडवाल जी को बहुत लोग जानते हैं और अनूप जलोटा को भी बहुत लोग जानते हैं, भजन के लिए ही फेमस लोग हैं। सो भजन जो होता है ये भगवान के लिए गाया हुआ भक्ति मूवमेंट के वक्त, मिडिवल इंडिया के वक्त आया है एक सुगम संगीत जो कि फ्यूजन बन जाता है, जिसमें आपको क्लासिकल एलिमेंट भी दिखता है और फोक एलिमेंट भी दिखता है। ये लोग जो गा रहे हैं उसमें आपको ये दिखेगा कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी गा रहे हैं, क्लासिकल म्यूजिक तो उसमें दिखता ही है, उसके अलावा फोक म्यूजिक भी आपको दिखता है। उसके बाद दूसरा आते हैं शब्द। शब्द रिलेटेड टू सिखिज्म, ये गुरुद्वारा में गाया जाता है शब्द जो होते हैं। एंड हम कहेंगे कि शब्द जो होते हैं ये डेवलप्ड बाय गुरु नानक एंड इज डिसिपल मर्दाना। मर्दाना करके गुरु नानक महाराज जो थे उनके ये डिसिपल थे, ये जो गुरु थे गुरु नानक। और उसके अलावा यहाँ से शुरू हुआ। 3 टाइप ऑफ शब्द सिंगिंग होती है, एक राग बेस्ड होती है जिसमें राग का बहुत यूज़ करते हैं, दूसरा होता है ट्रेडिशनल शब्द जैसे कि आदि ग्रंथ में लिखा है, और तीसरा होता है लाइटर वन। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक बहुत ट्रेडिशनल इसमें शब्द गाए जाते हैं, जैसे कि आदि ग्रंथ में लिखे एक राग को डाल के शब्द गाए जाते हैं। शब्द यानी हम कहेंगे जैसे भजन होते हैं ना, डिवोशनल कुछ जो भगवान के लिए लिखे हुए लिरिक्स है उसको शब्द कहते हैं सिखिज्म में। तो ये यहाँ पे गाए जाते हैं। एंड लाइटर वंस, सिंह बंधु जो है जैसे तेजपाल सिंह, सुरिंदर सिंह और भाई संटा सिंह, ये 3 जो लोग हैं ये इसके बहुत बड़े और जाने माने कुछ
सिंगर्स है शबद सिंगिंग के, दैट इज रिलेटेड टू सिखिज्म। थर्ड वन और सुगम संगीत में आखिरी, दैट इज कव्वाली। कव्वाली की अगर हम बात करें तो कव्वाली को कौन नहीं जानता भाई, कव्वाली तो बहुत फेमस है, बहुत ही फेवरेट रही है लोगों की। इवन बॉलीवुड में कौन कौन सी कव्वाली, बहुत सारी है कव्वाली जो बहुत फेवरेट रही। रिसेंटली एक कव्वाली आपने सुनी होगी, दैट इज भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। लाइक दैट कव्वालीज जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है इंडिया में आज भी, और बॉलीवुड में मेनली। तो हमें ये देखने मिलता है, चाहे वो AR रहमान की हो जिसमें हम कहेंगे कुन फाया कुन जैसे सॉन्ग्स हो। सो कव्वाली तो सुना, इट इज काइंड ऑफ डिवोशनल म्यूजिक एंड प्रेज ऑफ द अल्लाह और द प्रोफेट मोहम्मद और सूफी इस्लामिक सेंट। कव्वाली के स्टार्टिंग में ही किसी सेंट का नाम लिया जाता है, जैसा या निज़ामुद्दीन औलिया, तो यही है ख्वाजा मेरे ख्वाजा। बहुत सारे you'll find it in most of the Bollywood movies and composed in a single राग, एक राग में कंपोज करते उर्दू, पंजाबी और हिंदी लैंग्वेजेस में यूज होती है। कभी कभी ब्रज भाषा और अवधी लैंग्वेज जो कि यूपी साइड की लैंग्वेज है वो भी इसमें यूज होती है। और पहले इसको परफॉर्म किया जाता था सूफी श्राइन्स में, जो हम कहेंगे कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दरगाह, और क्या कहते हैं सूफी श्राइन्स को, दरगाह या फिर मकबरा भी कहते हैं क्या, not that much sure about मकबरा, बट आई नो द वर्ड दरगाह, तो इतना मुझे पता है यहाँ। सो हज़रत निज़ामुद्दीन की जो दरगाह है वो कहाँ पे है, हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली में है ना, तो वो बहुत फेमस जगह है एक तरह से। तो ये सब है सूफी श्राइन्स, चाहे इसको परफॉर्म किया जाता है, यूजुअली इसको सोलो गाया जाता है या फिर ग्रुप में भी गाया जाता है, बट यूजुअली आप ग्रुप में ही देखोगे जिसमें 2 लीड सिंगर होते हैं कव्वाली गा रहे हैं, और उनके टीम में अराउंड 8 मेंबर्स होते हैं, इस तरह से बैठते हैं कव्वाली में और सब मिलकर गाते हैं। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो है तबला, ढोलक, हारमोनियम। साबरी ब्रदर्स की हो या नुसरत फतेह अली खान साहब की, अजीज़ वारसी की हो, इनकी कव्वालियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। पहले इसको सिर्फ सूफी साइंस में गाया जाता था, आजकल इसको गाया जाता है जो स्टेज है वहाँ या किसी और जगह पे भी। ये भी मेनली ओरिजिनेट हुआ था, ओरिजिनेट जब हुआ कव्वाली, तो इसके पीछे सबसे बड़ा नाम फिर से अमीर खुसरो जो है उनका लिया जाता है। अमीर खुसरो जो है उन्होंने ये चीज़ें हमें पता चलेगी। तो ये हो गया, हम कहेंगे कव्वाली के बारे में। ये हो गया आपके सुगम संगीत, भजन, शब्द और कव्वाली। अब वैसे ही कहीं कहीं पे सुगम संगीत है, जैसे अभंग जो है वो महाराष्ट्र का सुगम संगीत है, भाटियाली जो है ये है वेस्ट बंगाल का सुगम संगीत, तेवरम जो है ये तमिलनाडु का है, तो कीर्तन जो है ये बंगाल का है। ऐसे कुछ और भी आपको देखने मिलते हैं। अभंग जो गाए जाते हैं सुगम संगीत, वो विठोबा करके एक भगवान है, जिनको भगवान का यानी विष्णु जी का अवतार कुछ ग्रुप्स ने कहा है, जो भी भक्तिज्म वाले आए थे उन्होंने, ठीक है, ग्रंथों में इनका नाम नहीं लिखा है, बट ये जैसे तुकाराम, नामदेव, ये सब रहे हैं अभंग के। उसके बाद भाटियाली जो है ये बंगाल का है, और ये बोट ड्राइवर जो है वो गाते हैं। तेवरम जो है वो तमिलनाडु का है, और ओडियार जो होते हैं वो कम्युनिटी, शैवाइट कम्युनिटी ने शिवा को प्रेस करने के लिए गाया जाता है। कीर्तन जो ये भी बंगाल का है, और इसमें डांसिंग, गीता गोविंद की ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे हमें देखने मिलती है। इस तरह से हमें कुछ सुगम संगीत कुछ एरियाज़ में भी देखने मिलते हैं। सुगम संगीत के बाद रविंद्र संगीत, गण संगीत, हवेली संगीत, ये 3 संगीत यहाँ पे हमारे बजते हैं। सो अगर 1 मिनट, हाँ 8:44 हो गए हैं, अगर 10 मिनट आप लोग और बैठ सकते होंगे तो ये 3 भी यहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं। तो आप लोग बताइए, इन तीनों को ख़त्म करके हम सिर्फ कल फोक म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट्स ही पढ़ सकते हैं। सो क्या ख़त्म कर लें 10 मिनट में? आप लोग 10 मिनट होंगे तो बताइए, या फिर हम रुक भी सकते हैं। यस। सो चलिए, अब एकदम ऐसी लिंक बनी हुई है तो कनेक्टिविटी के साथ इनको ख़त्म ही कर देते हैं, फ्यूजन। तो हमने पढ़ा यहाँ पे सबसे पहले सुगम संगीत, जिसमें 3 तरह के थे, भजन, शब्द और कव्वाली। वैसे ही और भी आगे आएंगे तो रविंद्र संगीत में भी कुछ हमें देखने मिलते हैं। तो रविंद्र संगीत की अगर हम बात करें तो जो हमें देखने, 1 मिनट, हाँ, रविंद्र संगीत की बात करें तो नाम जो दिया है वो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर, चाहे पेंटिंग हो, चाहे डांस हो, चाहे म्यूजिक हो, हर जगह रविंद्र टैगोर जो है उनका नाम दिया गया हो दिखेगा। और इंडिया में जो पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल मिला वो रविंद्रनाथ टैगोर ही थे, आप तो जानते ही हैं, फॉर लिटरेचर उन्हें नोबेल मिला था। रविंद्र संगीत उनके चलते ही आया है।
अगर देखा गया तो ये बंगाल का है और म्यूज़िक प्रोड्यूस बाय नोबल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर। लिखते बहुत अच्छा थे उनके, फिर उसको पूरा बनाया जाता था, जिसमें आप देखोगे तो सभी चीज़ें होगी, म्यूज़िक थी, ड्रामा था, डांस था, फाइंड एवरीथिंग इन रविंद्र संगीत। तो म्यूज़िक जो है उसमें क्लासिकल एलिमेंट्स होते हैं और फोक भी एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इसको फ्यूजन कहा जाता है। थीम्स इनकी क्या थी, ज़्यादातर एक ही गॉड, वन ट्रू गॉड को प्रेज करो। ऐसा नहीं कि बहुत ढेर सारे गॉड को वर्शिप करते जा रहे हो, पूजते जा रहे हो। नेचर जो होगा ये यहाँ पे है, ब्यूटी नेचर की, या फिर लव एंड सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, ये भी था। पैट्रियोटिज्म तो रहेगा ही, जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर आएंगे पैट्रियोटिज्म रहेगा। तो वो कहते थे कि अपना नेशन अपने खुद के ज़रूरतों के ऊपर रखना चाहिए आपने, और यही चीज़ों को देखते हुए कुछ रविंद्र संगीत में कंपोजिशन किए गए। तो वन ट्रू गॉड पे हो, या फिर हम कहेंगे डिवोशन टू नेचर, या फिर हम कहेंगे नेचर की ब्यूटी, चाहे वो उसके बाद वो प्यार भी हो या फिर सेलिब्रेशन हो जो कि ज़िंदगी के होते हैं, लाइफ के सेलिब्रेशन, इन सब को रविंद्र संगीत में कंपोज किया जाता है। और पैट्रियोटिज्म तो इसमें होगा ही, देशभक्ति ये तो वहाँ पे होगी ही, देश पहले और बाद में खुद के नीड्स बाद में। ये है रविंद्र संगीत, जो कि काफ़ी ईजी है पढ़ना। उसके बाद आते हैं गण संगीत। गण यानी आप लोग, हम लोगों से जुड़ा हुआ संगीत, ये मेनली गण संगीत है, बट इसमें सिर्फ फोक म्यूजिक नहीं है, इसमें थोड़ा क्लासिकल टच भी होता है। इसको कोरस में गाया जाता है, ग्रुप में गाया जाता है। आपको याद होगा कि स्कूल में आपको वंदे मातरम ग्रुप में गाने बोलते थे, फिर हम गाते थे वंदे मातरम, राइट। तो आपको याद आ रहा होगा ये चीज़ें, या फिर आप कोई भी गाने गा रहे हैं ग्रुप में, वो सब गण संगीत के, तो इसको कोरस या ग्रुप में गाया जाता है। पैट्रियोटिक फीलिंग तो होता है, देशभक्ति वाली फीलिंग होती है। आजकल इसको मैल प्रैक्टिसेस जो सोसाइटी में चल रही है, जैसे कि जो भी बुरी चीज़ें चल रही है सोसाइटी में, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए भी गाया जाता है, और सोशल मैसेज लोगों तक छोड़ा जाता है कि ऐसे रहिए, वैसे रहिए, है ना, अच्छे से रहिए, मिलजुल के रहिए, लाइक दैट। वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम, ये जाना माना इसका कंपोजिशन आपको देखने मिलता है, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम, गण संगीत, ये इससे जुड़ा हुआ है। गण संगीत कोरस या ग्रुप में गाया जाता है। और आज का आखिरी टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा हवेली संगीत। अगर हम हवेली संगीत की बात करते हैं तो ये हवेली संगीत राजस्थान और गुजरात में चला हुआ है, डेवलप हुआ है। आजकल तो कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में देखा जाता है, और ओरिजिनली ये इसीलिए बनाया गया था ताकि टेम्पल के प्रीमाइसेस में गाया जाए। आजकल हर जगह भी गाया जा सकता है। करंटली एक कम्युनिटी जो इसे गाती है उसे पुष्टिमार्ग संप्रदाय कहते हैं। पुष्टिमार्ग संप्रदाय ये कम्युनिटी जो है आज भी ये गाती है हवेली संगीत को। पुष्टि मार्ग, मार्ग यानी हम कहेंगे वे या पाथ, वे या पाथ जो आपको किस तरफ लेके जा रहा है, तो सैल्वेशन की तरफ लेके जा रहा है, मोक्ष हासिल करने की तरफ लेके जा रहा है। और यहाँ पे पुष्टिमार्ग संप्रदाय वाले कहते हैं कि भक्ति कीजिए लॉर्ड कृष्ण की, है ना, हरि की भक्ति, लॉर्ड कृष्ण की भक्ति करते चलिए, यही एक रास्ता है सैल्वेशन तक पहुंचने का। और ये हवेली संगीत में वैसे ही कंपोजिशन होते हैं जैसे हम देख सकते हैं। टेम्पल प्रीमाइसेस रहेंगे तो कृष्ण और इन सब से जुड़े रहेंगे। और हवेली संगीत जो होगा ये राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, और जो कम्युनिटी गाती है उन्हें पुष्टि मार्ग संप्रदाय कहा जाता है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको आज आपने पढ़ी हैं। अब हमारा एक टॉपिक बचा, दैट इज़ फोक म्यूज़िक। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, देखा, सुगम संगीत, भजन, शबद, कव्वाली, रविंद्र संगीत, गण संगीत, हवेली संगीत, इतनी चीज़ें। इसके अलावा आज आपने जो पढ़ा वो आपने पढ़ा ध्रुपद, ओल्डेस्ट है, ख्याल, तराना, सेमी क्लासिकल में ठुमरी, टप्पा, गज़ल, इतनी चीज़ें आज आपने पढ़ी हैं। सो यहाँ तक का पोर्शन हम कंप्लीट कर लिए हैं, और आगे का जो पोर्शन हमारा बचता है वो है आपका जो हम कहेंगे कि फोक म्यूज़िक एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो थोड़ा सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और फोक म्यूज़िक के बारे में हम एक जानकारी ले लेंगे, ठीक है, कल। सो अभी आप, हाँ, यस, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, याद नहीं नहीं, फिर वो आप उसको थोड़ा रिपीटेडली पढ़िएगा। अब उसको कैसा है, ये जो है ना बहुत सारी याद रखने वाली चीज़ है। इसका आप एक टेबल जैसे बना लिए, तो टेबल को कैसे करना है, लिस्ट जैसे आपको टेबल फीचर्स, तो फीचर्स और लिस्ट को क्या कीजिएगा कि आप थोड़ा सा, जैसे अभी पढ़ा, अभी पढ़ने के बाद 10 दिन बाद फिर से एक बार उसको
देख लीजिएगा, 10 दिन बाद देखने के बाद एक बार 1 महीने बाद फिर से देख लीजिएगा। ऐसा आपको करना है एग्ज़ाम के पहले तक, है ना। एग्ज़ाम के पहले तक 3 बार तो भी देख के होना चाहिए आपका, क्योंकि एक बार में याद नहीं होगा, याद करने वाला ही है वो। और बट अगर आपने 3 बार देख लिया तो ये पक्का है कि क्वेश्चन आने पे तो आपको याद आ जाएगा। आपको ऐसे पूरे याद ना है, बट कैसा होता है एग्जामिनेशन हॉल में कि पर्टिकुलरली हमने वो चीज़ पढ़ी है और उसके ऊपर जब क्वेश्चन दिख जाता है, क्वेश्चन दिखने के बाद हमें पूरे लिंक लग के याद आ जाता है वो चीज़। इसीलिए वो फिर टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ क्या करना है कि उसकी 3 बार तो भी एक बार रीडिंग, 3 बार तो भी रीडिंग कर लेना है, ठीक है। ये करके देखिएगा। तो पहले 10 दिन बाद, फिर आप 1 महीने बाद फिर से उसको पढ़ के दो, ठीक है। यस यस, थैंक यू। उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ, आज के जो टास्क है वो टास्क आप लोग मुझे ये करके भेजिएगा। कोई मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, जिन लोगों ने लिखे होंगे उसने अपने कॉपी का पेज के भी फ़ोटो खींच के भेजी तो भी चलेगा। सो कौन करेगा ये, कौन करेगा? कोई भी नहीं? ओके। आयुष और सौजन्या जी की आवाज़ थी। किसकी किसकी आवाज़ थी अभी? हाँ तो ठीक है। सो दोनों में से कोई भी कर दीजिएगा, बट कर दीजिएगा पक्का, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए। और दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें अभी फ्यूजन क्लासिकल और फोक म्यूज़िक हमने पढ़ लिया, इसको अच्छे से आज रिवाइज कीजिएगा। आज का मेंस का क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। आज का मेंस का क्वेश्चन आपको ढूंढ के विचार करके लिखना है, ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। आपके साथ वो टॉपिक डिस्कस कर सकता था, बट आई विल डिस्कस इट विथ टुमारो, जब मैं आपके देख लूंगा। व्हाट आर द 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी ने। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट similarities and differences between हिंदुस्तानी, आज आपको ढूंढना है, आपको मैं आपके साथ कल डिस्कस करना है, आपको पूछने वाला है हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक। This is the question. You have to write the answer. You have to answer it in not more than 150 words. हो गया, ये आपका आज का क्वेश्चन है। और इसके रिलेटेड एमसीक्यू जो है वो हम कल देखेंगे जब हम इसको ख़त्म कर लेंगे। सो यहाँ तक की चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती है। सो मुझे इतना बताइएगा कि जो आपके टास्क है उसको आप लोग अपलोड कर देना, और अपलोड करने के बाद वैसे आपके नोट्स में मैं वो इंक्लूड करा दूंगा। बट एक चीज़ ये रहेगी कि आपको नोट्स आने के पहले, यानी समझ जाइए कुछ 2 to 3 आवर्स में मैं नोट्स जो है उसको, आज का नोट्स भेजने को थोड़ा सा 2-3 घंटे ज़्यादा 2-3 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड भी करके आपको भेजनी है, आपके जो टास्क थे वो भी। सो आप सिर्फ इतना कीजिएगा कि वो नोट्स आने के पहले अपने टास्क पूरे करके रखिएगा, इतना आपको आज करना है। सो फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूज़िक हमने आज पढ़ा है। हम कल से जो शुरुआत करेंगे वो हमारे नए टॉपिक की होगी, और उसके साथ साथ फोक म्यूज़िक जो है उसको भी ख़त्म करेंगे। कल हमें 2 काम करना है। पहला काम तो है कि फोक म्यूज़िक को ख़त्म करना है, और दूसरा काम जो हमें करना है वो है कि हमें कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ना है। फोक म्यूज़िक को ख़त्म करके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ने के बाद हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे, जो कि कौन सा होगा वो अभी आपको नहीं बता रहा। इट विल बी मीन्स सरप्राइजिंग टॉपिक फॉर यू। सो बहुत अच्छा वो टॉपिक होगा। विल एन्जॉय दैट टॉपिक ऑल्सो, जैसे कि अब तक के आप टॉपिक्स एंजॉय करते आ रहे हैं। मेन जो टॉपिक्स है वो आपके आर्ट एंड कल्चर के समझ जाइएगा कि ख़त्म हो चुके हैं, कल आपके ख़त्म हो जाएंगे, जिसमें आर्किटेक्चर हम कहेंगे, दूसरा आता है म्यूज़िक, और तीसरा आता है डांस। ये सबसे बड़े टॉपिक्स है, अब छोटे छोटे टॉपिक्स से आपके बचते हैं। सो हम मिलते हैं कल एट 7 o'clock अगेन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।